अच्छा जी। सो वेलकम बैक टू अ न्यू क्लास ऑफ माई स्क्वेल। तो आज हम लोग एक न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक नहीं बल्कि तीन टॉपिक्स हैं हमारे मेजर। उसके बाद हम एंड में पीआर मॉडलिंग को भी डिस्कस करेंगे। तो तीन टॉपिक्स हैं हमारे। फर्स्ट है माई स्क्वेल प्रोसीजर्स, फिर है व्यूज, एंड में हमारे पास है फंक्शंस। या हम फंक्शंस को सेकंड पढ़ेंगे, व्यूज को एंड में पढ़ेंगे। तो तीन टॉपिक्स है हमारे पास मेजर, ठीक है। इसको डिस्कस करने वाले हैं। काफी इजी है, बहुत सिंपल है। इसमें कोई मुश्किल टॉपिक्स नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माइस्क्वेल वर्कबेंच में आ जाते हैं। ये पीडीएफ मैंने रेडी की है स्पेसिफिकली फॉर दिस लेक्चर। तो ये पीडीएफ एंड में मैं शेयर कर दूंगा। इसी को हम लोग अभी फॉलो करेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल पीडीएफ मैंने क्रिएट किया। अच्छा। तो माइस्क्वेल वर्कबेंच खोल लेते हैं। ये साइज काफी है, आप लोगों को दिख रहा है या मैं सही दूसरा है, साइज ठीक है। शार्प शार्प ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। गुड। अच्छा जी। सो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे टेकवर्स की जो डेटाबेस है इसके अंदर हम लोग एक टेबल क्रिएट करेंगे। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि डेटाबेस को यूज करके उसके जो पुराने टेबल्स है वो ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। तो टू डू दैट आई विल यूज द यूज टेकवर्स, ठीक है, एंड रन दिस क्वेरी हियर। तो मेरे पास टेकवर्स की डेटाबेस जो है वो एक्सेस हो गया, वो हम यूज कर रहे हैं करंटली, ठीक है। उसके बाद सेकंड काम क्या करेंगे, हम ड्रॉप टेबल करेंगे। तो इसको दोबारा अगेन कॉशन यूज करें आप लोग, ठीक है। तो इसको अच्छा, एक चीज रहेगी, ड्रॉप टेबल करना है असल में, ठीक है। तो मेरे पास जो टेबल था वो पुराना वाला हट गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस डेटाबेस को हमने यूज कर लिया है, तो इसके अंदर हम एक टेबल क्रिएट करने वाले हैं। अच्छा। फॉर सिंप्लिसिटी यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एक एम्प्लॉयज का टेबल मैंने बनाया है। और इसी टेबल को हम यूज करते हुए इन सारे फंक्शंस, प्रोसीजर्स एंड व्यूज को इसके ऊपर हम चला सकते हैं, ठीक है। तो काफी अच्छा हो जाएगा एंड सिंपल भी। अच्छा। सो लेट मी ओपन अप द पीडीएफ हियर। तो टेबल हम क्रिएट करेंगे। टेबल के अंदर हमारे पास क्या क्या होगा, एम्प्लॉय आईडी होगी, नेम होगा, उनका डिपार्टमेंट होगा, और उनकी सैलरी होगी, ठीक है। तो ये हम क्रिएट करने वाले हैं। सो लेट्स कम हियर। और यहाँ पे मैं लिखूंगा क्रिएट टेबल। और इस टेबल को हम देंगे नाम एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय। अच्छा। एम्प्लॉयज कर देते हैं, चलें एम्प्लॉयज कर देंगे, बहुत सारे एम्प्लॉयज आएंगे इसके अंदर। और सेकंड इसके अंदर हम कुछ डेटा रखने वाले हैं। अच्छा, अब डेटा क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी आईडी होगी। तो एम्प्लॉय आईडी, ये हमारे पास क्या होगा, इंटीजर होगा। और ये प्राइमरी की होगी हमारी, प्राइमरी की। और अगर इसको हम ऑटो इंक्रीमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, प्राइमरी, बड़ा वाला प्राइमरी, प्राइमरी, ओके, ठीक। एंड ऑटो इंक्रीमेंट भी कर लेते हैं, ऑटो इंक्रीमेंट, चलो ये भी हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, एक नेम हमारे पास आ जाएगा। इसकी डेटा टाइप हम क्या रखेंगे, वैरकैर, ठीक है। इसके अंदर हम कितने 50 कैरेक्टर्स तक रख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा क्या था, एम्प्लॉय आई होप के डिपार्टमेंट था, हाँ डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट। और डिपार्टमेंट भी हमारे पास वैरकैर था, तो यहाँ पे मैं वैरकैर कर देता हूँ 50, हमारे पास ये भी आ जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पर एंड में क्या है, सैलरी है, तो सैलरी। और ये हमारे पास क्या होगा, इसको हम इंटीजर में भी लिख सकते हैं, डेसिमल में भी लिख सकते हैं। तो सैलरी को हम ऐसा करते हैं, डेसिमल डेटा टाइप देते हैं, डेसिमल, ठीक है। और डेसिमल में हमारे पास क्या होगा कि ये 10 कैरेक्टर्स की सैलरी होगी। और इंटीजर से 2 कैरेक्टर्स लेफ्ट या 2 कैरेक्टर्स राइट की तरफ हम 10 डिजिट्स डाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये अलाउ होगा। अच्छा, अब एज सुन एज टेबल क्रिएट कर लेते हैं हम, तो इसको रन करते हैं विद सेमी कॉलन, ताकि नीचे भी हम क्वेरीज इसके एग्जीक्यूट कर सकें। अच्छा जी। सो वी हैव क्रिएटेड अ टेबल हियर सक्सेसफुली। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे मेरे पास एम्प्लॉयज का टेबल आ चुका है, ठीक है, विद दीज कॉलम्स। तो ये हमारे पास असल में कॉलम्स बन रहे हैं। तो एम्प्लॉय आईडी का बन गया है, ठीक है, जो हमारे पास प्राइमरी की होगी। और फिर नेम है, डिपार्टमेंट है, सैलरी है, तो 4 कॉलम्स बन गए, इजी। नाउ द सेकंड स्टेप इज टू पॉपुलेट दिस टेबल। तो इस टेबल को हम पॉपुलेट करेंगे, इसके अंदर कुछ डेटा डालेंगे। तो अगेन हमें पता है किस तरह से करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे,
इंसर्ट इनटू, अच्छा मैं छोटा लिखना, सॉरी, इंसर्ट इनटू, और टेबल कौन सा आएगा, एम्प्लॉइज, ठीक है। और इस एम्प्लॉइज के अंदर हम कहाँ का डेटा डालना चाहते हैं, यहाँ पर हम लोग नेम के अंदर, क्योंकि जो एम्प्लॉय आईडी है वो ऑलरेडी हमने ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया है, तो उसका जैसे जैसे हमारे पास कॉलम रोज के अंदर डेटा आता जाएगा तो वो वैसे ही उसके डेटा भरता जाएगा। तो यहाँ पे मैं नेम कर देता हूँ, नेम के अंदर डेटा चाहिए हमें, उसके अलावा डिपार्टमेंट के अंदर डेटा चाहिए हमें, उसके अलावा हमें कहाँ कहाँ डेटा चाहिए, लेट्स सी सैलरी, ठीक है, द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस। तो इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज। अब वैल्यूज जो है वो मैं यहाँ से पीडीएफ से उठा देता हूँ, वो हमारे लिए इजी रहेगा, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर हम 4 एम्प्लॉयज का डेटा उठा लेते हैं, ठीक है। लेट्स कम हियर एंड इसको पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें आईडीज तो नहीं चाहिए शायद, क्योंकि वो ऑटो इंक्रीमेंटेड है। अच्छा जी, तो एलिस, बॉब, चार्ली एंड डेविड, और उनके डिपार्टमेंट्स आगे, एक का एचआर डिपार्टमेंट है, दूसरा का हमारे पास फाइनेंस है, और 2 का हमारे पास आईटी है, और इनकी सैलरीज यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, सो इसको भी एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो हमारे पास जो डेटा है वो आ चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यहाँ पर हम देखते हैं हमारा टेबल जो है उसके अंदर डेटा चला गया है। ऐसे ही अगर देखना चाहते हैं तो सेलेक्ट एस्टेरिक्स, यानी ऑल फ्रॉम एम्प्लॉइज, और इसको रन कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो सारे एम्प्लॉयज हैं उनकी आईडी, उनके नाम, डिपार्टमेंट एंड उनकी सैलरीज आ चुकी हैं, ठीक है। अच्छा, सो ये भी हो गया। अब नीचे आते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, कि हमें यहाँ पे एक प्रोसीजर को डिफाइन करना है। अब हमारे पास प्रोसीजर्स क्या होते हैं, सिंपली प्रोसीजर्स की तरफ आते हैं। सिंपली प्रोसीजर जो आम टर्म्स में हम इस्तेमाल करते हैं, तो कोई किसी काम करने के उसको बोलते हैं, प्रोसेस को बोलते हैं, एक प्रोसीजर होता है, ठीक है। हमारे पास एक काम हो रहा है, उसका एक प्रोसीजर होता है, ठीक है, एक सिंपल वर्ड है। अच्छा, एक सीक्वेंस होती है। सो हमारे पास MySQL के अंदर भी इसी तरह हम प्रोसीजर्स बनाते हैं कि किस किस तरीके से MySQL की क्वेरीज जो है वो एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे ऐसी क्वेरीज हैं जो हम बार बार यूज करते हैं, बार बार एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो उन क्वेरीज को बार बार लिखने के बजाय हम ऐसा कर सकते हैं कि एक फंक्शन टाइप बना के, ठीक है, मैं फंक्शन नहीं कहूंगा, उसको हम प्रोसीजर ही बोलेंगे, एक प्रोसीजर बना देंगे। उस प्रोसीजर को जब भी हम कॉल करेंगे तो वो उस सेट ऑफ क्वेरीज को क्या करेगा, कॉल कर देगा। तो मिसाल के तौर पर एक क्वेरी है जिसको हम बार बार कॉल कर रहे हैं, ठीक है, उसको लिखने में हमें मुश्किल हो रही है, तो हम क्या कर देंगे, उसका एक वो बना देंगे, प्रोसीजर बना देंगे। तो जब भी हमें उस क्वेरीज को लिखने की जरूरत पड़ेगी दोबारा से, तो हम वो प्रोसीजर सिंपली कॉल कर देंगे, हमें दोबारा से इतनी लंबी क्वेरीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रोसीजर हमारे पास क्या करता है, सिंप्लीफाई कर देता है हमारा काम, फास्ट क्वेरी डिलीवरी करता है, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो उन क्वेरीज को हाइड करता है, सिक्योरिटी की एक लेयर भी ऐड हो जाती है उसमें, ठीक है। तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स क्वेरीज होती है वो भी थोड़ी सी हाइड हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या है, प्रोसीजर का काम है। अच्छा, तो प्रोसीजर बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम क्रिएट प्रोसीजर लिखते हैं, सही। अच्छा, नाउ लेट्स कम टू द पीडीएफ। इफ वी टेक अ लुक एट दिस टेबल हियर, ठीक है। अ स्टोर्ड प्रोसीजर इज saved set of SQL statements that can perform task and be reused, ठीक है। टास्क परफॉर्म करते हैं और दोबारा यूज भी हो सकते हैं। लेट्स क्रिएट अ स्टोर प्रोसीजर टू गिव ऑल एम्प्लॉइज इन स्पेसिफाइड डिपार्टमेंट अ रेज। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एक प्रोसीजर बनाएंगे कि जिसके अंदर हमारे पास एक खास डिपार्टमेंट को हम मेंशन करेंगे और उनकी हम सैलरीज बढ़ा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रोसीजर हम लिखेंगे जिसके अंदर हम डिपार्टमेंट नेम पास करेंगे, ठीक है, एज अ पैरामीटर। तो वो हमारे पास क्या करेगा, उन डिपार्टमेंट्स की सैलरी को रेज कर देगा जितना हम चाहते हैं। सो इस क्वेरी को आप गौर से देखें, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास डिलीमीटर आ गया है। तो डिलीमीटर सिंपली यहाँ पे क्या कर रहा है, जब भी हम लोग कोई क्वेरी लिखते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो उस क्वेरी के एंड में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये ऐड कर रहे हैं सेमीकोलन, ठीक है। अच्छा, अब ये सेमीकोलन जो है ये हमारे पास यूज होता है क्वेरी को एंड करने के लिए, कि यहाँ पे ये क्वेरी क्या हो गई है, एंड हो गई है। सो जब बीच बीच में बहुत सारी जगहों पे क्वेरी चल रही हो और वो एंड हो रही हो, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कर सकते हैं, हम इस क्वेरी के अंदर अभी भी काम कर रहे हैं, ठीक है।
तो हम नहीं चाहते कि ये क्वेरी क्या हो, यहाँ पे इसको लगे कि हमने इसको एंड कर दिया है, ठीक है, बिकॉज यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने क्वेरी चलाई है, ठीक है, और यहाँ पर हमने एंड कर दिया है। तो इसको ऐसा ना लगे कि हमने यहाँ पर एंड कर दिया है, इसके बाद हम कुछ लिखने वाले नहीं है, सो ये हमें एरर दे सकता है। इस वजह से हम क्या कर देंगे, पहले यहाँ पे हम ये डिलिमीटर जो है सेट कर देंगे, सेमीकोलन की जगह कुछ और सेट कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पे हमने डिलिमीटर लिखा और यहाँ पे डबल फॉरवर्ड स्लैश को हमने अपना डिलिमीटर बना दिया कि यहाँ पर ये एंड होगा, ठीक है, जो स्टेटमेंट होगी एंड करने के लिए हम डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे सेमीकोलन के बजाय। तो यहाँ पे एक तरह की हमने डिक्लेरेशन कर दी है, अगर आप देखें, सही है। अच्छा, सो उसके लिए हम ये यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, लेट्स क्रिएट अ डिलिमीटर हियर। डिलिमीटर, डबल डॉलर के साइन भी दे सकते हैं, चलो ठीक है, आपकी मर्जी है। अच्छा, कैन यू गाइस हियर मी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, शाम आ रही है आपके पास। अच्छा, मेरे इंटरनेट के साथ थोड़ा सा इशू है, अगर इफ यू गाइस फील एनीथिंग टू टेल मी। अच्छा जी, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक प्रोसीजर हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, क्रिएट प्रोसीजर, ठीक है, और प्रोसीजर को हम एक नाम देंगे, मिसाल के तौर पे गिव रेज, ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा गिव रेज। और यहाँ पर इस गिव रेज के अंदर हम दो पैरामीटर्स ऐड करने वाले हैं, ठीक है। तो रेज देना है हमें वालों को, ठीक है, और कितना रेज देना है, तो वही दो हमारे पास पैरामीटर्स आ जाएंगे। तो पहला पैरामीटर क्या होगा हमारे पास, डिपार्टमेंट आएगा, तो डिपार्टमेंट, और इस हमारे पास और एचआर है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे अब हम सेकंड वाला ऐड करेंगे, कॉमन। सेकंड वाला हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज के नाम। तो यहाँ पे सेकंड पैरामीटर जो है वो हम लोग क्या दे रहे हैं, वो दे रहे हैं इंक्रीज, कि कितना इंक्रीज करना है हमें, ताकि उसकी वैल्यू भी हम पास कर सके फिर। अच्छा, तो यहाँ पे इंक्रीज हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज हमारे पास यहाँ पे इसकी डेटा टाइप अगर मैं दूंगा तो डेसिमल दूंगा, ठीक है, बिकॉज सैलरी भी हमारे पास इसी के अंदर थी, सो डेसिमल हो गया। अच्छा, मैं यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में दे रहा हूँ, तो इससे कोई वो नहीं है, कन्वेंशन नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बिग लेटर्स में भी दे सकते हैं, डेसिमल, ठीक है, डेसिमल। तो यहाँ पे मैं इस तरह से कर देता हूँ, और इस बैर कैर को भी बड़ा कर देता हूँ ताकि कंसिस्टेंसी बरकरार रहे, बैर कैर, ओके। अच्छा जी, हाउ टू शो लैपटॉप, आप अपना सवाल पूरा पूछो ताकि मैं आपको आंसर कर सकूँ। नहीं, वो ये डेसिमल, पूछना चाह रहे हैं, शायद शायद वो ये पूछना चाह रहे हैं कि इसको, ये जो फाइल है, ये वर्क बेंच है, ये इंस्टॉल कैसे होगा लैपटॉप के ऊपर। तो ये हम हमारी, आप फर्स्ट क्लास जाके देखें ना, उसके अंदर हमने कराया जो डेटाबेस की है। हम दोबारा से आपको वो वीडियो का लिंक यूट्यूब के शेयर कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये वर्क बेंच का सॉफ्टवेयर आप कैसे इंस्टॉल करेंगे अपने पास लैपटॉप में। ठीक है जी साहब। जी हाँ। अच्छा जी, तो अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि एक प्रोसीजर क्रिएट किया, उसका एक नाम दे दिया गिव रेज, ठीक है, ये इसका नाम है, और उसके अंदर हमने दो पैरामीटर्स क्या है डिफाइन कर दिए, और उनकी डेटा डेटा टाइप्स भी डिफाइन कर दी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम डिपार्टमेंट जो है वो ऐड करेंगे, और यहाँ पे हम जितनी सैलरी इंक्रीज करनी है उन डिपार्टमेंट वालों की वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, हम यहाँ पे प्रोसीजर जो है वो शुरू करेंगे, बिगिन करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिगिन, ठीक है, और ये हमारे पास प्रोसीजर जो है वो क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बिगिन होने के बाद यहाँ पे हमें जो क्वेरी ऐड करनी है, क्या करना है, हमें करना है अपडेट, ठीक है, और अपडेट किसको करना है, एम्प्लॉय, ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेट। तो यहाँ पे हमें किसको सेट करना है, जो सैलरी है उसको हमें इंक्रीज करना है। तो अगर हम यहाँ पे आए, आप देखेंगे हमें क्या करना है, एम्प्लॉयज टेबल को अपडेट करना है, उसके अंदर जो सैलरी है उसको इंक्रीज करना है, उसके साथ प्लस करनी है अपनी जो हमारी अमाउंट हम इंटर करेंगे, और फिर एक कंडीशन देंगे कि कहाँ से
इंक्रीज करनी है जो डिपार्टमेंट मैच हो उसके साथ, जो हम देंगे, ठीक है, यहाँ पर पास करेंगे इन दिस वन। सो लेट्स कम बैक हियर, और यहाँ पे मैं करूंगा सेट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस जो हमारा इंक्रीज है उसके साथ उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। अब कंडीशन देते हैं सिंपली, वेयर, अच्छा वेयर भी बड़ा कर देते हैं, वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू दैट, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमारे पास सिंपल सिंपल क्वेरी आ गई है, और एंड में हमारा जो प्रोसीजर है वो एंड कर देते हैं हम, ठीक है। तो ये भी एंड हो जाएगा, सॉरी ये वाला है, और एंड में इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा डेलीमीटर था वो दोबारा हम सेट कर देंगे किस पर, वो हम सेट कर देंगे सेमीकोलन पे, ठीक है। डेलीमीटर, ओके। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूं, आप लोग को पूरी क्वेरी दिखाऊं, मैं स्पेसिस वगैरह थोड़े से ज्यादा देता हूं ताकि हमें इजीनेस हो, ठीक है। लेट मी जस्ट जूम इट आउट अ बिट। अच्छा, सो फार ये हमारी क्या थी, क्वेरी थी, यहां तक अगर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। हमने क्या किया कि एक प्रोसीजर जो है वो बनाया, ठीक है, और उस प्रोसीजर के अंदर हमने पैरामीटर्स जो है वो डिफाइन किए, डिपार्टमेंट एंड इंक्रीज, कि कितना इंक्रीज करना है। फिर हमने उस प्रोसीजर को बिगिन किया, ठीक है, स्टार्ट किया, और क्या किया, उसको एंड भी कर दिया। और उसके बीच में जो हमारे पास क्वेरी हमें रन करनी थी, जो हम बार बार जाके यूज करने वाले थे, सिंपली हमारे सिंप्लिसिटी के इसके बीच में कोई भी क्वेरी आ सकती है, ठीक है। आप बार बार किसी के डेटा को व्यू कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं, किसी चीज को अपडेट कर सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, जो हमने पिछली बार सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए थे, जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। टेबल क्रिएट करना, टेबल ड्रॉप करना, ये सारे आप कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स क्वेरीज रन कर सकते हैं। अच्छा, तो यहां तक हमने क्या किया, सैलरी को क्या कर दिया, इंक्रीज उसके साथ प्लस कर दिया। तो यहाँ पे जो हम जैसे पास करेंगे जो नंबर्स वो प्लस हो जाएंगे सैलरी के अंदर, और यहाँ पे जो डिपार्टमेंट हम पास करेंगे उन डिपार्टमेंट वालों की सैलरीज इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, अब इसको हम रन कैसे करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे ये जो प्रोसीजर है इसको बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, गिव रेट, और यहाँ पर ये जो प्रोसीजर है, ठीक है, इस प्रोसीजर को हम लोग क्या कर देते हैं, कॉल कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इस प्रोसीजर को कॉल करता हूँ, कॉल, और कॉल कर देते हैं गिव रेज, और यहाँ पर इसके अंदर मैं डिपार्टमेंट जो है वो स्पेसिफाई करूंगा। अब मुझे कौन से डिपार्टमेंट वाले की सैलरी बढ़ानी है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर हम देखें, हमारे पास कॉन्टेंट्स आईटी का डिपार्टमेंट था, ठीक है, हाँ और हाँ। हमारे पास एचआर का डिपार्टमेंट था, और फाइनेंस का था, ठीक है। तो हमें मिसाल के तौर पे आईटी वाले डिपार्टमेंट की जो है सैलरी बढ़ानी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आईटी का डिपार्टमेंट जो है वो पास कर देंगे, और उनकी सैलरीज कितनी बढ़ानी है, यहाँ पे मिसाल के तौर पे हम लोग बढ़ाने वाले हैं $5,000, ठीक है, $5,000। तो इनकी हम इतनी सैलरी बढ़ा देंगे। तो सैनिक करते हैं, और यहाँ पे इंटर कर देते होगी। अब अगर हम क्या करें, इनको कॉल करें, ठीक है, देखना चाहते हैं टेबल के अंदर जो इनिशियल हमारे पास इनकी सैलरीज थी और उसके बाद जो रेज हुई वो कितनी है। तो अगेन ये जो क्वेरी ऊपर है इसी को एग्जीक्यूट कर देता हूं मैं। तो आप देखेंगे हमारे पास क्या हुआ, इनकी जो सैलरीज थी वो इंक्रीज होगी। किस किस की इंक्रीज हुई है, हमारे पास जो आईटी डिपार्टमेंट है उनकी इंक्रीज हुई 65 हो गई, जो पहले 60 थी। और यहाँ पे क्या है, दूसरे आईटी वाले डिपार्टमेंट की जो हमारे पास क्या है, डेविड है, उनकी इंक्रीज हुई है 75 हो गई, ठीक है, क्योंकि पहले 70 थी। और अगर मैं ओरिजिनल आपको डेटा दिखाऊं तो यहाँ पे देखें, पहले 70 थी और ये पहले 60 थी, तो अब क्या होगी हमारे पास 75 एंड 65। सो इस तरीके से हमारे पास एक स्टोर्ड प्रोसीजर, जो हम इसके अलावा कॉम्प्लेक्स और भी क्वेरीज के अंदर डाल सकते हैं। प्रोसीजर अगर हम बार बार करना चाहें तो इससे सिंपली एक जो हमारे पास क्या है, प्रोसीजर है गिव रेज, इसको कॉल करके हम कर सकते हैं, ठीक है, इजी। अच्छा। तो प्रोसीजर अगर आप लोगों को समझ आ गया हो तो मैं थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ शाहब। देखें, स्टोर्ड प्रोसीजर का सबसे पहले मीनिंग समझें। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? सबको सबको जी आवाज आ सर। रही है? ठीक है। देखिए, स्टोर्ड प्रोसीजर का मतलब समझे पहले क्या है। स्टोर्ड प्रोसीजर का मतलब है समथिंग इज बीइंग स्टोर्ड।
something has stored. ओके, तो stored का मतलब ये हुआ कि एक ऐसी चीज जो कहीं पर जाकर स्टोर हो चुकी है, सेव हो चुकी है, अब वो महफूज है। जस्ट आपने उसको कॉल देनी है और वो चल जाएगी। ठीक है, उसको आपको दोबारा से कंपाइल नहीं करना, उसको आपको दोबारा से क्रिएट नहीं करना, उसको दोबारा से आप क्यूरी प्रोसेसर को नहीं देंगे, उसको दोबारा से आप जो है वो क्यूरी एग्जीक्यूशन इंजन उसको नहीं देंगे कि भाई वो जाकर उसके उसके सिंटैक्स को चेक करे, उसकी चीजों को चेक करे, उसमें कहीं कॉमा की गलती तो नहीं है उसमें। नहीं, प्रोसीजर, स्टोर्ड प्रोसीजर का मतलब है प्री कंपाइल्ड ऑब्जेक्ट। एक ऐसी चीज आपने, एक ऐसा सोर्स कोड डेवलप कर लिया जिसको आपने कंपाइल करके डेटाबेस में स्टोर करवा दिया, डेटाबेस में स्टोर हो गया वो। ठीक है, जब वो प्री कंपाइल्ड है, डेटाबेस में स्टोर्ड है, उसकी सिंटैक्स चेकिंग हो चुकी है, उसकी क्यूरी प्रोसेसिंग की चेकिंग जो है क्यूरी प्रोसेसर ने कर ली है, तो इसका मतलब ये है कि ये नॉर्मल क्यूरी से फास्ट हो गया। क्योंकि जब नॉर्मल क्यूरी डेटाबेस के पास एग्जीक्यूट होने आती है तो सबसे पहले उसका सिंटैक्स चेक होता है, क्यूरी एनालाइजर पूरी क्यूरी को पार्स करता है, उसके बाद फिर वो आपके क्यूरी एग्जीक्यूशन इंजन को देता है। तो सिंटैक्स चेकिंग और क्यूरी एनालाइजर की जो एनालिसिस होती है वो स्टोर्ड प्रोसीजर के लिए एक ही दफा होती है जब उसको क्रिएट किया जाता है। उसके बाद सक्सेसिव जितनी भी कॉल्स आएंगी उसके बाद कंसेक्यूटिव जितनी भी कॉल्स होंगी सबसीक्वेंट, उनके अंदर ये दो फेज स्किप हो जाते हैं, इसमें स्टोर्ड प्रोसीजर में। ठीक है, इसलिए ये फास्ट होता है। सेकंड ये होता है कि स्टोर्ड प्रोसीजर का जो कोड होता है वो जितनी भी मॉडर्नाइज्ड डेटाबेसेस हैं, चाहे ये माईसीक्वल ले लें, चाहे पोस्टग्रेसक्यूएल ले लें, वो जितनी भी हैं वो सब की सब अपने पास इन मेमोरी में कैशे कर लेती हैं, कैश कर लेती हैं उस कोड को। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अब जितनी भी कॉल्स आएंगी, अब जितनी भी कॉल्स आएंगी स्टोर्ड प्रोसीजर के लिए, वो कॉल्स मेमोरी से ही रिसीव होंगी और मेमोरी से ही प्रोसेस हो जाएंगी। उनको नीचे डेटाबेस में डिस्क के ऊपर जाकर आईओ जनरेट नहीं करनी, इसलिए ये फास्ट होता है। तो ये दो तीन रीजन मैंने आपको बताया कि स्टोर्ड प्रोसीजर क्यों फास्ट होता है नॉर्मल क्यूरी के मुकाबले में। जो आप नॉर्मल अपने डेटाबेस के अंदर या सॉरी अपने प्रोग्राम के अंदर जो क्यूरीज लिखते हैं ना, आपने नेक्स्ट.जेएस के अंदर प्रोग्राम लिखा, टाइपस्क्रिप्ट के अंदर प्रोग्राम लिखा, उसमें आपने क्यूरी बनाई, select static from this और update from this and insert into this and delete from this, ये सारी क्यूरीज बनाते हैं ना आप लोग। ये क्यूरीज स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर जो सोर्स कोड आपने लिखा हुआ होता है या प्रोग्राम लिखा होता है या क्यूरीज लिखी होती है उसके मुकाबले में स्लो होती हैं। क्यों? क्योंकि इनको रन टाइम पर आपका प्रोग्राम कॉल करता है, ये फिर कंपाइल होती हैं, इनका सिंटैक्स चेक होता है, इनकी क्यूरी एनालिसिस होती है, फिर ये क्यूरीज एग्जीक्यूशन की फॉर्म में आती है और डेटा आपके अकॉर्डिंगली फेच, रिसीव, अपडेट, डिलीट करके आपको देती है। जबकि स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर ये सारे जो स्टेप्स होते हैं वो आप पहले ही परफॉर्म कर लेते हैं जब आप स्टोर्ड प्रोसीजर क्रिएट कर रहे होते हैं। जैसे शाहब ने अभी ये गिव रेस का स्टोर्ड प्रोसीजर क्रिएट किया, तो यहां पर तीन काम हो गए बहुत बड़े बड़े। नंबर वन, एक तो ये स्टोर्ड प्रोसीजर कंपाइल हो गया और कंपाइल होकर डेटाबेस में सेव हो गया। नंबर टू क्या हो गया कि जी इसकी सिंटैक्स एनालिसिस भी हो गई कि कोई इसमें एरर तो नहीं है, कहीं इसमें कॉमा का एरर तो नहीं है, कहीं इसमें और कोई सिंटैक्स का एरर तो नहीं है, ये भी हो गया। सही है। और क्यूरी, हाँ जी, ओके, एक मिनट शाहब, बस म्यूट हो गया। ठीक है, तो ये प्री कंपाइल्ड हो गया, इसकी सारे सिंटैक्स की चेकिंग हो गई, ठीक है, इसकी क्यूरी की एनालिसिस हो चुकी है और स्टोर्ड प्रोसीजर की पूरी क्यूरीज जो हैं वो आपके पास मेमोरी के अंदर बफर बनाकर जो डेटाबेस होती है वो कैशे कर लेती है, उसको कैश कर लेती है। ठीक है, तो अब जो भी सब्सिक्वेंट कॉल्स आएंगी स्टोर्ड प्रोसीजर के लिए वो सारी की सारी मेमोरी में ही रिक्वेस्ट आएगी और मेमोरी से ही उसकी ये सारी चीजें प्रोसेस हो जाएंगी। सिर्फ डेटा के लिए कॉल जो है वो नीचे जाएगी डिस्क के ऊपर, वहां से भी डेटा रिट्रीव होकर आ जाएगा। या अपडेट के लिए जो भी आपने बिजनेस लॉजिक स्टोर्ड प्रोसीजर में लिखी है वो कॉल सिर्फ जो है ना वो नीचे जाएगी डेटाबेस लेवल पर, आईओ लेवल पर। ठीक है, एक और बहुत बड़ा एडवांटेज जो स्टोर्ड प्रोसीजर का होता है, एक और बहुत बड़ा एडवांटेज जो स्टोर्ड प्रोसीजर का होता है कि इसके अंदर जितनी भी कॉम्प्लेक्स बिजनेस लॉजिक है वो सारी कॉम्प्लेक्स बिजनेस लॉजिक आप स्टोर्ड प्रोसीजर में लिख दें। एक और एडवांटेज ये होता है कि सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में आपको पूरी क्यूरी अपने प्रोग्राम में लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपका प्रोग्राम हाईजैक भी हो जाता है तो क्यूरी की लॉजिक जो है या जो क्यूरी है वो एक्सपोज नहीं होगी, आपके टेबल्स एक्सपोज नहीं होंगे। समझ रहे हैं बात? तो ये भी एक अच्छा इसका एक सिक्योरिटी का फीचर है। और फिर ये है कि कॉम्प्लेक्सिटीज आपके प्रोग्राम में से एलिमिनेट हो जाएंगी, वो सारी की सारी डेटाबेस लेवल पर ही हैंडल हो जाएंगी इंटरनली। ठीक है,
तो आपका प्रोग्राम और सिंपल हो जाएगा। आपको जस्ट उसका उसका प्रोसीजर का नाम देना है और उसके इनपुट पैरामीटर्स देने हैं और वो सारी लॉजिक खुद ही परफॉर्म हो जाएगी। अच्छा, अब ये यूज कहाँ होता है? सबसे ज्यादा, अब जैसे अभी इन्होंने आपने एग्जाम्पल दी, सैलरी की एग्जाम्पल दी कि भाई ये एम्प्लॉइज की सैलरी जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉइज का पेरोल जनरेट करना है, आपके बिल्स जनरेट करने हैं, केई का बिल जनरेट करना है, स्वी गैस का बिल जनरेट करना है, टेलीफोन का बिल जनरेट करना है, जितनी बिलिंग प्रोसेसिंग है, बिल प्रोसेसिंग सारी स्टोर प्रोसीजर्स में होती है। जितनी सैलरी के पेरोल के प्रोसेस चलते हैं वो सारे स्टोर प्रोसीजर्स में चलते हैं। इसके अलावा जितनी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स तरीन जितनी भी कैलकुलेशंस हैं वो सारी की सारी बिजनेस लॉजिक आप कहां पे रखते हैं? तो अपने स्टोर प्रोसीजर पे रखते हैं। अपने प्रोग्राम में लॉजिक को मिनिमम रखा जाता है ताकि प्रोग्राम सिंप्लीफाई हो। और स्टोर प्रोसीजर से जो सबसे बड़ा फायदा होता है कि एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट होती है क्योंकि प्री कंपाइल्ड ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं स्टोर प्रोसीजर के। तो कोशिश किया करें जितना भी आप मैक्सिमम, स्पेशली स्पेशली इंसर्ट अपडेट डिलीट जितने भी हैं आपके, जो आपकी डीएमएल्स हैं, डेटा मैनिपुलेशन की जो लैंग्वेजेस हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट, और भी जो कॉम्प्लेक्स क्यूरीज होती हैं उनके थ्रू जो आप पूरी एक लॉजिक बिल्ड करते हैं अपनी, वो सारी स्टोर प्रोसीजर में रखा करें। और फिर बहुत बड़ा एडवांटेज इसका ये होता है कि कोड रीयूजेबिलिटी बढ़ती है। आपको फर्ज करें आप एक टीम है जो 5,000 प्रोग्रामर की है जो पूरी दुनिया में फैली हुई है। वो अमेरिका में भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ आपके यूरोप में बैठे हुए हैं, कुछ जो है वो सऊदीया में बैठे हुए हैं, कुछ पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, कुछ इंडिया में बैठे हुए हैं, कुछ सिंगापुर में बैठे हुए हैं। अगर उनको एक स्टोर प्रोसीजर चाहिए जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करके या एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करके दे दे, तो वो एक स्टोर प्रोसीजर एक ही दफा लिखा जाए, बार बार री इन्वेंट द व्हील ना हो। ठीक है, हम एक ही प्रोसीजर बनाएं और वही फिर अपने गिटहब के थ्रू उनको शेयर कर दें, बोले भाई ये आप लोग सब इसको यूज करें, सब अपने अपने उसको अपने अंदर यूज कर लेंगे डेटाबेसेस के अंदर। तो ये बहुत बड़ा फायदा कोड की रीयूजेबिलिटी का भी है। तो ये इसके कुछ एडवांटेजेस हैं जो मैंने बताने की कोशिश की। होपफुली आप लोगों को समझ आ गए होंगे, अगर नहीं फिर भी समझ में आए तो मैं फिर बता दूंगा। ठीक है, तो इसकी जो स्पीड पकड़ता है ना, ये जो जिसकी एफिशिएंसी जो इतनी अच्छी होती है इसको प्रोसीजर की, वजह उसकी होती है प्री कंपाइल्ड होता है। पहली सारी चीजें इसकी कंपाइल होकर प्रोसेस होकर आपके डेटाबेस में हो जाती हैं, मेमोरी में कैश हो जाता है, सिंटैक्स चेकिंग नहीं होती रन टाइम पर, एनालिसिस इसकी पहले हो चुकी होती है सिंटैक्स की, ये सारे काम हो चुके होते हैं। जी साहब। यस सर, थैंक यू सो मच सर। अच्छा जी। साहब इसको अगर थोड़ा सा हम इंडेंट कर लेना तो थोड़ा सा इसमें ब्यूटी आ जाएगी। सिर्फ वो इंडेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कह रहा था, इसमें जो आपने क्यूरी लिखी है ना अपडेट की, अपडेट से लेकर और वेयर तक का, इसको जरा एक टैब लगा लें सिलेक्ट करके, ताकि बिगिन और एंड अलग हो जाए। हाँ, थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी। हाँ, ये पता चले कि हाँ इसको थोड़ा, हाँ अब आया है सही। देखिए बिगिन यानी क्रेडिट प्रोसीजर, आगे बिगिन स्टेटमेंट यानी यहां से बिगिन हो गया क्रेडिट स्टोर प्रोसीजर, एंड यहां पर हुआ है, और अंदर ये आपकी प्रोग्राम की लॉजिक लिखी हुई, पूरी बिजनेस लॉजिक लिखी हुई, अपडेट है, इंसर्ट है, डिलीट है। शायद एक और डिलीट की क्यूरी भी चलाओ एंटर करके, इसी स्टोर प्रोसीजर में एक डिलीट भी लगा दो, ताकि मल्टी स्टेटमेंट्स इनको चलाकर दिखाओ कि भाई ये मल्टीपल स्टेटमेंट्स चल सकती हैं। न्यू बना दूं एक? बेशक कोई क्यूरी बना दें, इसी में क्यूरी बना दें, डिलीट लिखें, डिलीट फ्रॉम लिखें। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है स्टोर प्रोसीजर की? डिलीट फ्रॉम। डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के टेबल से डिलीट भी कर रहे हैं। एम्प्लॉय वेयर 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 एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू, वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो जो पहला एम्प्लॉय है उसका डेटा भी जो है वो डिलीट करना है। सही है, सही है। चलाएं इसको, प्रोसीजर को चलाएं। यहाँ पे अगर हम ये हार्ड कोडेड वैल्यू की जगह क्या करें कि एक पैरामीटर ऐड ग्रेट यार, जबरदस्त, वाह वाह वाह, बेहतरीन बेहतरीन। यहाँ पे हम वो पैरामीटर के थ्रू पास करवा लें। हाँ, यहाँ पे आईडी नाम से पास कराते हैं और इसके अंदर हमारे पास इंटीजर होगा, तो इंटीजर पास कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो होगा अब हम वही आईडी जो है वो यूज करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे जो पास होगा ना, सिंपली इस कॉल के अंदर जो भी हमें डिलीट करना है, जो भी एम्प्लॉय डिलीट करना है, तो उसका नंबर लिखना, वो डिलीट हो जाएगा। तो सर ने एक बोला तो 1 डिलीट करते हैं। लेट्स रन दिस और देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। इनकरेक्ट नंबर ऑफ आर्गुमेंट प्रोसीजर्स। अच्छा जी, इसको अपडेट नहीं किया हमने, सॉरी, तो इसको अपडेट कर लेते हैं पहले। क्या कह रहा है? प्रोसीजर गिव रेज ऑलरेडी इनकरेक्ट नंबर ऑफ आर्गुमेंट। आपको पहले प्रोसीजर क्रिएट करना पड़ेगा, प्रोसीजर को दोबारा से क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट और रिप्लेस लिखें, क्रिएट और रिप्लेस। तो कहाँ पे लिखना है?
यहाँ पे ऊपर लिखे ना, यहाँ पे जहाँ पे लिखा है ना क्रिएट प्रोसीजर, यहाँ पे लिखे क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर। इस तरीके से। क्रिएट, नहीं नहीं, क्रिएट के बाद लिखिएगा और, क्रिएट के बाद लिखिएगा और, क्रिएट और रिप्लेस, हाँ प्रोसीजर, आगे प्रोसीजर का नाम। प्रोसीजर ये रहा। ठीक है, अब इसको आप एग्जीक्यूट करें, सिर्फ इसी को एग्जीक्यूट करें, क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर को सिलेक्ट कर लें पूरे को। इट इज नॉट इन अ वैलिड प्लेस। क्या कह रहे हैं? वैलिड प्लेस पे नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी, ये रिप्लेस हटा दें, रिप्लेस हटा दें, रिप्लेस और हटा दें, ठीक है, हटाएं। अब सही हो गया। अब आप क्या करें, इसको हाँ क्रिएट कर लें, इसको पूरे को सिलेक्ट करें, क्रिएट से लेकर 26 से लाइन नंबर 29 से लेकर लाइन नंबर 26 तक सिलेक्ट कर लें। 26। हाँ हाँ, इसको प्ले करें, यानी कि इसको एग्जीक्यूट करें, कहीं से सिलेक्ट कर लिया ना आपने, ऊपर देखें ये येलो सिंबल जो एग्जीक्यूशन का, इसको 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 रन करें। नहीं हो रहा। होगा, नहीं नहीं, अच्छा डिलीट, नहीं 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 नहीं, कॉल नहीं होगा, कॉल से पहले ये प्रोसीजर क्रिएट होना चाहिए, कॉल से पहले ये क्रिएट होगा, उसके बाद कॉल होगा। डिलीमीटर से डिलीमीटर तक कर लें और इसको फिर रन करें, रन करें। तो जी एक सेकंड। रिकम्पाइल होगा, एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूं, उससे रिकम्पाइल हो जाएगा, एग्जैक्टली हो गया। हो गया। ओके गुड, अब आप कॉल करें। Generate number of arguments is expected to but got 3. It is still expecting 2. हमें दूसरा बना लेना चाहिए क्योंकि इसके अंदर ये नहीं तो नहीं है मेरे नहीं पास नहीं, भी। यही यही ठीक है, अच्छा चलें बना लें, लेकिन वैसे तो ये यही चलना चाहिए, आईएनटी कर लें इसको। इसे हो तो गया था वैसे अभी। हाँ हाँ, नहीं ये तो आपने कमेंट कर दिया, अच्छा चलें कमेंट कर दिया, जल्दी से कमेंट। कोई बात नहीं। ये रन हो गया है हमारे पास, अपडेट हो गया। 4 रोज रिटर्न एंड नाउ इस वाले क्वेरी को हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। और यही मसला कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। क्या कह रहा है, यहाँ एरर पे कोड क्या हम दे रहा है? 1318 और इनकरेक्ट नंबर ऑफ आर्गुमेंट प्रोसीजर टेक्स्ट वर्ड्स गिव रेज एक्सपेक्टेड 2 बट गॉट 3। तो इसको जो है अभी तक यही चाहिए। यहां से हटाएं, हार्ड कोड में ट्राई कर लेते हैं, कोई बात नहीं। पहले हार्ड कोड में ट्राई करके देखें। हम्म, 1 डिलीट हो गया, अभी नहीं हुआ है। अब जब चलाएंगे तो डिलीट होगा ना। पहले रिकॉर्ड कितने थे आपके पास, 4 थे? पहले 5 थे। पहले 5 थे, अब कितने रिकॉर्ड्स हैं देखें जरा, काउंट करके देखें, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय करें, सिलेक्ट, 4 सॉरी। 4 थे ना। अब आप इसको कॉल करें, अब आप प्रोसीजर को कॉल करें, जब आप प्रोसीजर को कॉल करेंगे तो फिर वो अपनी लॉजिक को परफॉर्म करेगा ना। हाँ जी हाँ जी, हाँ कॉल कर दूँ। अब देखते हैं। आप सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय करें। नहीं हो रहा। इस नहीं प्रोसीजर को हमें अपडेट करना पड़ेगा इसी तरीके से, लेकिन हो नहीं रहा। नहीं, एक्चुअली एक सेकंड हो गया इसमें, एक मिनट रुके, एक मिनट रुके, इसमें शाहब इसको प्रोसीजर को सिलेक्ट करके देखें, राइट क्लिक करके देखें, कहीं पे कंपाइलेशन का आ रहा है ऑप्शन, राइट क्लिक करें, इस प्रोसीजर को सिर्फ सिलेक्ट करें, क्रिएट, पहले इसको सिलेक्ट कर लें, पूरे प्रोसीजर को सिलेक्ट कर लें, लाइन नंबर 19 से लेके लाइन नंबर 20 तक, 26 तक। अब राइट क्लिक करें सिलेक्शन पे, सिलेक्शन पे जो सिलेक्ट किया हुआ इसी पर राइट क्लिक करें, देखिए कहीं कंपाइल का ऑप्शन आ रहा है, नहीं आ रहा। अच्छा ऊपर जो ये टैब आ रहा है आपके पास, सेव का बटन जिसमें है, ये जो टैब क्यूरी 1 का टैब जो आ रहा है शाहब, क्यूरी 1 का जो टैब आ रहा है, सिलेक्ट करें, ये प्रोसीजर को सिलेक्ट करें और फिर हाँ यहां पर ही कंपाइल का बटन होगा, पहले आप सिलेक्ट करें, अब यहां पर चेक करें कहां पे कंपाइल, आराम आराम से एक एक करके। हाँ ये क्या है, एग्जीक्यूट द सिलेक्टेड पोर्शन ऑफ द स्क्रिप्ट और एवरीथिंग इफ एल्स इज नॉट सिलेक्टेड। दूसरा देखें ऑप्शन क्या है,
एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट अंडर द कीवर्ड कर्सर। अच्छा, दूसरा देखें ऑप्शन क्या है, एग्जीक्यूट एंड एक्सप्लेन द कमांड। नहीं, आप फर्स्ट वन को एग्जीक्यूट करें, फर्स्ट वन जो अभी पहला आपने किया था ना, इसको चलाएं, चलाएं इसको। ये सारी क्वेरीज को एग्जीक्यूट कर देगा सर, नहीं, जितनी सबको PHP नहीं करेगा ना, एग्जीक्यूट द सिलेक्टेड को करेगा ना भाई। चले देखें हुआ क्या कह रहे हैं। you have error in your SQL syntax check manual corresponding। एक सेकंड रुके, एक सेकंड रुके, मैं बता रहा हूं आपको। एक सेकंड रुके शाहब, मैं दे रहा हूं आपको। जी बना लो सेकंड प्रोसीजर, तो सेम टू सेम इसकी तरह हो। डिलीट एम्प्लॉय, और उसके अंदर हम लोग आईडी दे दें और वो इंटीजर हो हमारे पास। और यहाँ पर हम लोग क्या करें, उसको डिलीट करें और यहाँ पर उसकी बस आईडी बता दो। तो अगर मैं यहाँ पे 1 करूंगा तो अब ये हमारे पास डिलीट हो जाना चाहिए। तो नहीं, इसमें डिलीमीटर के साथ करेंगे साहब, डिलीमीटर के साथ आप सेलेक्ट करें, डिलीमीटर भी लें, डिलीमीटर्स को लें, हाँ हाँ सिलेक्ट करें डिलीमीटर लाइन नंबर 17 से लेके लाइन नंबर 43 तक, तो ये सिलेक्ट होगा आपके पास। अच्छा चलें, आपने चेंज कर लिया जब तक। नहीं नहीं, ये एग्जिस्टिंग है हमारे पास, तो डिलीमीटर है। हाँ, नहीं और आपको, अब आपने आपने नया बना लिया ना, आपने नया बना लिया मीनवाइल। मैं तो हाँ, उसी को अपडेट करा रहा था आपको, मैं उसी को अपडेट कराना चाह रहा था। तो वही देख लेते हैं किस तरह से अपडेट होता है, कोई बात चले पहले आप नया बना लें, नया बना लें, मैं आपको वो भी अपडेट करवा देता हूँ, पहले आप नया बना लें। नहीं। ये क्रिएट हो गया है, तो इसके अंदर जैसे आपने क्रिएट हो बताया गया था गुड। कि जी जी, न्यू चले, प्रोसीजर है, तो इस प्रोसीजर ये के तो अंदर क्रिएट हो गया। ये तो शायद ये हो गया कि आपने नया क्रिएट कर लिया है ना। अगर हमें फर्ज हाँ करें डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू आईडी, ये उसी प्रोसीजर के अंदर डालना है, उसी के अंदर क्यूरी लिखनी है। तो उसके लिए ये कि डिलीमीटर टू डिलीमीटर सेलेक्ट करेंगे, यानी कि पहले वाला जो प्रोसीजर आपका है ना, फर्स्ट वाला जो प्रोसीजर था ना शाह, फर्स्ट जी वाले प्रोसीजर में आए, तो आपने पहला गिव रेस का क्रिएट किया है, उसमें आए। जी यहाँ इसके डिलीमीटर जहां से स्टार्ट हुआ है, इसका डिलीमीटर यहां से स्टार्ट हुआ है लाइन नंबर 17 से, यहां से आप सेलेक्ट करें। हाँ हाँ सिलेक्ट करें, पूरा सिलेक्ट करें, और इसके हाँ यहाँ पे डिलीमीटर एंड हुआ है, जहां पे डिलीमीटर एंड हुआ है वहां तक, ठीक है। अब आप एग्जीक्यूट करें इसको, वही वही ऊपर से टैब से येलो से। जी, क्या है, गिव रेज ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो इस वजह से नहीं नहीं, हाँ यहाँ से चलाएं। क्या है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है ये। ओवरराइड नहीं कर रहा है स्क्रीन आपको। अच्छा 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 अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड, अगर हम यहाँ पे इसमें लिखें आप हमें क्रिएट वो के लगाना बाद, पड़ेगा, इफ नॉट एग्जिस्ट का हमें लगाना पड़ेगा कि भाई अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो फिर क्रिएट करो इसको, इफ नॉट एग्जिस्ट का लगाना पड़ेगा। जी, क्रिएट प्रोसीजर इफ नॉट एग्जिस्ट। हाँ, इफ नॉट एग्जिस्ट का आपको लगाना पड़ेगा, मैं आपको दे देता हूं। ये ये MySQL में एरर आता है, बाकी बाकी सीक्वल सर्वर में और दूसरे ऑरेकल वगैरह में एरर नहीं आता है इसका, MySQL के अंदर ये एरर आता है सिंटैक्स, मैं आपको दे रहा हूँ। ये देखें, ये मैंने सेंड किया है, इफ नॉट एग्जिस्ट एग्जैक्टली क्रिएट प्रोसीजर, जी ये लगेगा आपका क्रिएट प्रोसीजर के बाद, क्रिएट प्रोसीजर के बाद लगाएंगे इफ नॉट एग्जिस्ट।
क्रिएट प्रोसीजर का स्टेटमेंट जहां लिखा है यहां पे लिखेंगे इफ नॉट एग्जिस्ट। हाँ, एक्सपेक्टिंग अ न्यू प्रोसीजर नेम लिखा हुआ है, न्यू प्रोसीजर नेम। चले यहाँ पे ऐड करते हैं। इसके बाद इसकी पोजीशन सेट नहीं हो रही है जिस तरीके से। क्या हो गया? हाँ, इसमें वो लगाएंगे ना, नहीं इफ नॉट एग्जिस्ट को आप यहां लगाएंगे ना, क्रिएट प्रोसीजर के बाद लगाएं इफ नॉट एग्जिस्ट, ब्रैकेट में लिखिएगा, हाँ। स्क्वायर ब्रैकेट में लिखिएगा इसको। हाँ, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ऑन करें, यहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट। हाँ, अब इसको आप चलाएं। इज नॉट अ वैलिड अच्छा एक्सपेक्टिंग अच्छा, न्यू सही है, ठीक प्रोसीजर है नेम। ठीक है ठीक है ठीक है, ये हटा दें, स्क्वायर ब्रैकेट हटाएं। ये अभी कह हटाएं। रहा है कि इसका जो ये है ना, हाँ एक्सपेक्टिंग अ हाँ, न्यू प्रोसीजर नेम, तो यही कर रहा है। इफ नॉट एग्जिस्ट। नहीं इस पे तो चलना चाहिए यार, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, इसको दोबारा दूसरा सिंटेक्स भी देके दे सकते हैं, लेकिन ये वैसे इस पे चलना चाहिए, चलना चाहिए। अच्छा, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा मुझे। अच्छा चलें, इसको हम देख लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, ये मैं बता देता हूँ इसका, आपको पूरा इसका प्रैक्टिकल दे दूंगा, कोई मसला ही नहीं है ये, ठीक है। अभी हम क्योंकि वहां पर टाइम की कमी है ना, तो हम कर लेते हैं, अभी हम सेपरेट सेपरेट दो क्रिएट कर लेते हैं स्टोर प्रोसीजर, कोई मसला नहीं है। ठीक है, जी। वो सब अभी सही कह रही है, नए प्रोसीजर का नाम चेंज कर लें, वो नया प्रोसीजर क्रिएट हो जाएगा, सही कह रही है मैं सब अभी। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आप चलते हैं, प्रोसीजर तो आपने देख लिया है, प्री कंपाइल्ड ऑब्जेक्ट होते हैं, सोर्स कोड शेयर हो जाता है, आपका सिंटैक्स पहले ही चेक हो जाता है, सिंटैक्स एनालिसिस हो चुकी होती है, आपको क्यूरी डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती, क्यूरी सारी जो है वो आप स्टोर प्रोसीजर के अंदर एक ही दफा डिफाइन कर देते हैं, सिर्फ आपको उसका नाम बताना होता है स्टोर प्रोसीजर का, और उसको कॉल करना होता है जस्ट लाइक जैसे आप फंक्शन कॉल करते हैं ना अपने प्रोग्राम में टाइप स्क्रिप्ट के, इस तरीके से यहाँ पर कॉल लिख के और आगे प्रोसीजर का नाम देना होता है, और आगे वो जो भी पैरामीटर्स होते हैं वो दे देते हैं, ठीक है। और इसकी हम आगे भी, मैं आपको इसकी पूरी ये कैसे रिक्रिएट कैसे होता है, और इसके अंदर जो है वो अगर हमने मॉडिफिकेशंस करनी है और उसके बाद दोबारा क्रिएट करना हो तो दोबारा कैसे होगा, ये सब चीजें मैं आपको बता देंगे, कोई मसला नहीं है ऐसा, ठीक है। अच्छा, आप आगे चलिए अभी। जी। अच्छा जी। सो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि फंक्शंस को पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर फंक्शंस हमारे पास होते हैं, सो लेट्स मूव ऑन टू द फंक्शंस। अच्छा, तो प्रोसीजर तो हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है, हमारा टाइम जो है बचाती है, और क्या है कि बार बार यूजिबिलिटी को जो है इजी करती है, ठीक है। अच्छा, फंक्शन क्या चीज है? अ फंक्शन इज सिमिलर टू अ प्रोसीजर बट इट रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू एंड कैन बी यूज्ड डायरेक्टली इन एसक्यूएल स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब प्रोसीजर की तरह ही होती है, लेकिन हमें कोई वैल्यू रिटर्न करके देती है, जैसे हम लोगों ने टास्क में पिछली बार पढ़ा था। और हेयर जहां पे हम फंक्शन बनाएंगे वो हमें वैल्यू रिटर्न करके देगी कोई ना कोई, ठीक है। उसको फिर हम यूज कर सकते हैं। लेट्स क्रिएट अ फंक्शन टू कैलकुलेट द एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज इन स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। तो अब हमारे पास जो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के अंदर से जो एम्प्लॉयज उनकी सैलरीज का हम एवरेज निकाल सकते हैं इस फंक्शन से, या हम किसी की मैक्सिमम सैलरी निकाल सकते हैं या किसी की मिनिमम सैलरी निकाल सकते हैं। हम कुछ भी काम करा सकते हैं उस फंक्शन से, ठीक है। वो हमें एंड में एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करके देगा जो एवरेज होगा इस तरह से, ठीक है। सो अब फंक्शन की तरह से क्रिएट होगा, सिंपल, जैसे हमने डिलीमीटर क्रिएट किया था और उसके बाद उसके अंदर फंक्शन का प्रोसीजर था, ठीक है। सॉरी, जो प्रोसीजर था तो वो हमने किया था। इसी तरीके से सेम यहाँ पे हम एक डेलीमीटर भी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ इसको, तो काफी अच्छा रहेगा। तो फंक्शन, अच्छा, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, तो क्रिएट फंक्शन, और इसको हम कोई नाम देंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एवरेज डिपार्टमेंट सैलरी, ठीक है। तो डिपार्टमेंट में से कोई भी एवरेज हम निकाल सकते हैं सैलरीज की, तो यहाँ पे हम वो डाल देंगे। तो लेट्स कम बैक टू द वर्क बेंच हियर, और इसका नाम हमारे पास होगा एवरेज डिपार्टमेंट सैलरी, ओके। अच्छा, इसके अंदर भी हमारे पास क्या होगा, एक पैरामीटर जाएगा। तो जो भी डिपार्टमेंट होगा उन डिपार्टमेंट वाले की सैलरी के एवरेजेस निकालने हैं हमें।
तो यहाँ पे हम नेम भी डाल सकते हैं, या खैर एवरेज तो ज्यादा का निकलता है, 1% का तो नहीं। हाँ, तो यहाँ पे हम एक डिपार्टमेंट ऐड करेंगे, तो डिपार्टमेंट हो जाएगा हमारे पास, और ये डेटा टाइप इसकी वैर कैर हो जाएगी, ठीक है, 50 कैरेक्टर्स, ठीक है। अच्छा, अब ये जो फंक्शन है इसकी हमें पहले से डिफाइन करना होगा कि ये हमें रिटर्न क्या करेगा। जैसे टाइपस्क्रिप्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि कोई भी हमारे पास जो फंक्शन होता है उसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, ठीक है, वो हमें रिटर्न क्या करेगा एंड में, तो हम डिटरमाइन कर देते, तो या तो वो हमें वॉइड होता था, एम्प्टी फंक्शन होता, कुछ रिटर्न नहीं करता था, या तो हमारे पास वो फंक्शन स्ट्रिंग नंबर बूलियन रिटर्न करता था, या जो भी चीज रिटर्न करता था, कोई और फंक्शन रिटर्न करता था, तो वो हम स्पेसिफाई कर देते थे। यहां पर भी सेम इसी तरह से ये फंक्शन हमें रिटर्न क्या करेगा, तो हम लिखेंगे रिटर्न वट, हमें एक डेसिमल रिटर्न करेगा, ठीक है, डेसिमल। और वो डेसिमल हमारे पास सिंपली जैसे हम सैलरी का एवरेज निकालते हैं उस तरह से हमारे पास वो रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये हमें ये रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे देखें और से, ये रिटर्न लिखा हुआ है, मतलब ये फंक्शन जो रिटर्न करेगा उसका एक फ्यूचर हमें बता रहा है कि मैं क्या करूंगा, मेरा काम क्या होगा, ठीक है, एक डेसिमल रिटर्न करूंगा, वो हम बाद में डिटरमाइन कर सकते हैं कि average होगा क्या होगा। अच्छा, इसके अंदर अब हम क्या कर सकते हैं कि जो फंक्शन है, जैसे हमने प्रोसीजर को बिगिन किया था उसी तरीके से यहाँ पे भी बिगिन कर लेते हैं, और जो हमारे पास क्वेरी है वो भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ठीक है। सो डिक्लेयर एवरेज सैलरी, और उसको हम डेसिमल उसके अंदर स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बिगिन, और यहाँ पर अब मैं डिक्लेयर करूंगा, डिक्लेयर एक एवरेज सैलरी नाम का मेरे पास क्या होगा, एक वेरिएबल टाइप है, ठीक है, वेरिएबल है एवरेज सैलरी, सही। और ये मेरे पास जो होगा इसकी डेटा टाइप मेरे पास डिफाइन कर देते हैं हम डेसिमल, और इसके अंदर मेरे पास यही सेम 10 कैरेक्टर्स आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या हो गया, एक क्वेरी बन गई, ठीक है, एक डिक्लेरेशन वाली क्वेरी बन गई, ये एक क्वेरी है, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड क्वेरी है, अब इसको मैंने यहाँ पे एंड कर दिया सेमीकोलन, ठीक है, लेकिन ये जब तक मैं एंड खुद से इस वाले डिलिमीटर से ना करूं तब तक ये एंड नहीं होगा, ठीक है, बीच में जितनी बार भी एंड करूं, ताकि मैं इस जो ये हमारे पास एनवायरमेंट है जिसके अंदर हम कोड कर रहे हैं इसको बताएं कि ये हमारे पास अभी तक एंड नहीं हुआ है, जब तक मैं इसको इनक्लोज ना करूं इस डिलिमीटर को, ठीक है, जब तक मैं इसको एंड ना करूं, ये जो हमारे पास बिगिन हुआ है ना इसको मैं जहाँ पे एंड ना करूं विद डबल फॉरवर्ड स्लैश। अच्छा, तो यहाँ पे मैं सेकंड क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देता हूँ। सेकंड मेरे पास क्या होगा कि यहाँ पर सेलेक्ट करो जो एवरेज सैलरी है, ठीक है, जो सैलरी है उसको एवरेज के फंक्शन में हमने रैप कर दिया है, इसके अंदर एवरेज सैलरी के अंदर उसको क्या कर दो, सेलेक्ट कर दो, उसको स्क्रॉल कर दो फ्रॉम एम्प्लॉइज, ठीक है। और डिपार्टमेंट भी हमने स्पेसिफाई कर दिया है जिस डिपार्टमेंट के हमने एवरेज निकालना है। सो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, सेलेक्ट एवरेज, और इसके अंदर हम लिखेंगे सैलरी इनटू, हम क्या करेंगे, एवरेज सैलरी जो हमने ऊपर वेरिएबल बनाया था उसके अंदर उसको सेव कर देंगे, ठीक है, सेलेक्ट कर देंगे इस तरह से। अच्छा, अब हम करेंगे कहां से, वेयर, सॉरी इसको बड़ा लिखना है, वेयर, सॉरी एक बार और, फ्रॉम, ऊपर हमने डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करना है, जो डिपार्टमेंट हमारे पास होगा, तो आप देख लेते क्वेरी को अगेन, फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू डिपार्टमेंट, सॉरी, अच्छा, फ्रॉम एम्प्लॉइज टेबल डिपार्टमेंट इज इक्वल टू ऊपर वाला जो हमने डिफाइन किया था डिपार्टमेंट, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास आ जाएगा इस तरीके से। अब बस हमने क्या करना है, एंड में ये फंक्शन हमारे पास जो रिटर्न करेगा, तो एंड में हमारे पास क्या होगा, ये जो एवरेज है ये सेव हो गया किसके अंदर, इस एवरेज सैलरी वेरिएबल के अंदर सेव हो गया, तो इसको यहाँ से उठा लेंगे और इसको रिटर्न करा देंगे, तो रिटर्न, अब यहाँ पे देखिए मैंने रिटर्न नहीं लिखा, रिटर्न लिखा हुआ है, एवरेज सैलरी रिटर्न कर देगा, ठीक है। और हम इस क्वेरी को एंड कर देते हैं, ठीक है, और डिलिमीटर जो है उसको दोबारा से सेमीकोलन पे सेट कर देंगे,
ठीक है। अगर सेट नहीं करेंगे तो हमारा डिलीमीटर यही फॉरवर्ड स्लैश ही रहेगा। सो डिलीमीटर सेट अगेन टू सेमीकोलन। और हाँ, यहाँ पे जो है आपको स्पेस दे के रखनी है, ठीक है, इस तरह से बीच में स्पेस देनी है। तो नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस क्वेरी अबव, ठीक है। और ये जो क्वेरी होगी हमारे पास क्या करेगी, ये हमारे पास एवरेज सैलरी रिटर्न करेगी एम्प्लॉयज की, ठीक है। और इसको फिर हम कॉल करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉल करने का तरीका देख लेते हैं, ठीक है। सेलेक्ट एवरेज डिपार्टमेंट सैलरी, और उसके अंदर जो डिपार्टमेंट स्पेसिफाई करना है वो कर देंगे, और उसको एसर्ट कर देंगे उसका नाम एज एवरेज सैलरी। तो अब ये वाला एवरेज सैलरी जो है ये अलग है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आएंगे, सेलेक्ट, हम यहाँ पे लिखेंगे ऊपर फंक्शन का नाम, ये एवरेज डिपार्टमेंट सैलरी, ठीक है, एवरेज डिपार्टमेंट सैलरी, ठीक है, एज एवरेज सैलरी, ठीक है। सो नाउ हम जैसे इसको रन करेंगे तो हमारे पास क्या करेगा, सेलेक्ट कर देगा उसको, अननोन कॉलम। लेट्स सी हमारे पास क्या हो गया है, एवरेज सैलरी। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने आईटी डिपार्टमेंट ही पास नहीं किया बेचारा, तो यहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट भी पास कर रहे हैं, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट से हमें चाहिए वो डिपार्टमेंट भी हम उसका एवरेज निकालें, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास इन दोनों डिपार्टमेंट्स की जो एवरेज निकली है वो कितनी निकली है, 80,000, ठीक है। सो 80,000 की सैलरी का हमारे पास एवरेज निकला है। तो इस तरीके से हम इन फंक्शंस को रन कर सकते हैं। इसके अलावा इस फंक्शन को फर्दर मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा अपग्रेड कर सकता हूँ, बस एक जगह पे चेंज करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं मैक्स लिख दूँ, ठीक है, फिर मैक्सिमम सैलरी मेरे पास निकाल के दूँ, ठीक है। तो मैक्सिमम सैलरी मेरे पास आ जानी चाहिए। तो इस क्वेरी को जो है मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड, लेट्स रन दिस। अच्छा, इसको अलग से करना पड़ेगा, वही वाला मसला है दोबारा से, तो लेट्स कंट्रोल, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप पूछ सकते हैं। नेम चेंज करने प्रोसीजर का, जी, ओके। तो फंक्शन क्रिएट हो गया, उसको हमने एग्जीक्यूट कर दिया है, उसके अंदर भी हमने सेम जो पैरामीटर था वो पास कर दिया है, और इसने हमारे पास एक टास्क परफॉर्म करके कुछ वैल्यू भी रिटर्न की। और वैल्यू क्या रिटर्न की इसने हमारे पास, एवरेज सैलरी रिटर्न कर दी। इसी तरीके से हम सेम एक और फंक्शन बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो मैं इसी सेम फंक्शन को कॉपी करके, ठीक है, क्रिएट फंक्शन जो है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर मैं करता हूँ मैक्स सैलरी, ठीक है, और इसका मैं नाम मैक्स कर देता हूँ, मैक्सिमम डिपार्टमेंट सैलरी, और इसको मैं मैक्सिमम डिपार्टमेंट सैलरी कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी मैक्सिमम कर देते हैं, मैक्स सैलरी, और यहाँ पे भी मैक्स कर देते हैं, ताकि हमारे पास जो सबसे मैक्सिमम सैलरी है वो हमारे पास आ जाए यहाँ पे, ठीक है। तो मैक्सिमम सैलरी हो जाएगा, और यहाँ पर भी इसका नाम हम चेंज करके मैक्स कर देंगे। अच्छा, बस एक काम रह गया है, यहाँ पर जो हमारे पास एवरेज लिखा हुआ है इसको मैक्स के फंक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब हमारे पास जो सैलरी है, ठीक है, वो हमारे पास क्या आएगी, जो मैक्सिमम सैलरी होगी वो रिटर्न होकर आएगी। सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस, ठीक है। मैक्सिमम सैलरी हमारे पास क्या है, यहाँ पे आप देखें 85,000 है, ठीक है। अच्छा, 50 10 2 क्यों लिखा हुआ है, अच्छा, यहाँ पे ये जो 10 है ये डेटा टाइप है हमारे पास, ये जो डेसिमल लिखी हुई है इसका मतलब है कि हमारे पास क्या होगा, जो कैरेक्टर्स, जितनी जीरोस या जितने नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स हम इसके अंदर सेव करेंगे वो कितने होंगे, 10 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, 10 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो पॉइंट के इस तरफ और पॉइंट के इस तरफ ये हमारे पास क्या होंगे, 10 होंगे, ठीक है। तो इससे ज्यादा हम यहाँ पे सेव नहीं कर सकते। और जो पॉइंट, सॉरी, पॉइंट की इस तरफ हमारे पास क्या होगा, सिर्फ 2 कैरेक्टर्स आ सकते हैं, देखें इस तरीके से, समझे आप। तो
हमारे पास जो है ये 2 का मतलब क्या है कि पॉइंट की इस तरफ जो हमारे पास आएगा जो भी नंबर होगा वो 2 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो इस तरीके से हमारे पास आएगा, मिसाल के तौर पे 7.9 है या इस तरह से कुछ भी है। ठीक है, तो मैक्सिमम कैरेक्टर्स इस तरफ जो होंगे वो 10 कैरेक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और इस तरफ के जो कैरेक्टर्स होंगे वो क्या है, हमारे पास सिर्फ 2 ही होंगे। तो ये डिफाइन करता है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, 11 लिखूं, ठीक है, यहाँ पे तो मेरे पास एरर आएगा। अच्छा, लेट मी डू इट, कि आपको मैं दिखाई देता हूँ। यहाँ पे मैं पास करता हूँ मैक्सिमम सैलरी, ये रही है ना। इसके अंदर अगर मैं कोई ऐसी सैलरी लगाऊं, या यहाँ पर मैंने कहाँ पे फंक्शन पास किया है, 50 कहाँ पे आप बता रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। 50 पूरा थोड़ा सा क्वेश्चन लिखे हैं, मैं समझ रहा हूँ। आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, इसमें आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। हाँ, 50 कैरेक्टर्स भी कर सकते हैं। 50 का मतलब क्या है, 50 का मतलब है कि इसके अंदर मैं 50 कैरेक्टर्स का नाम स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, 50 कैरेक्टर्स का नाम स्टोर करने से मतलब क्या है, मेरे नाम में कितने कैरेक्टर्स हैं, SHAHAB। ठीक है, 6 कैरेक्टर्स हैं। तो मेरे पास 6 कैरेक्टर्स हैं। अब अगर किसी का नाम बहुत लंबा है, 100 कैरेक्टर्स का है, तो वो इसमें सेव नहीं होगा। मैक्सिमम लिमिट यही है कि 50 कैरेक्टर्स तक आप अपना नाम स्टोर करें। तो इसका ये मतलब है। ठीक है, sir, if we want to increment after taking 10% of the actual salary and adds in the previous salary instead of providing hard code values of increase. Um, if we want to see, मैं समझा नहीं क्वेश्चन, मुझे थोड़ा सा वो लगा, कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा लगा। What do you mean by if we increment after taking 10% of the actual salary and then adds in the previous salary instead of providing hard code values? मुझे समझ नहीं आ रहा, लाइक पहले सैलरी को जो है 10% उससे ले लें, फिर उसको इंक्रीज करें, फिर उसमें प्रीवियस सैलरी ऐड कर दें इंस्टेड ऑफ। सॉरी, आई डू नॉट गेट दैट क्वेश्चन। अच्छा जी, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक आई गेस। जो भी सैलरी है उसका 10% कैलकुलेट करके पहले दिखा दें। ये भी कर सकते हैं। वो एक ही बात है, जस्ट कैलकुलेशंस हैं। आप उसका 10% कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले जो भी सैलरी है ना आई, उसका 10% कैलकुलेट कर। इफ यू वांट इंक्रीमेंट टेकिंग 10% ऑफ एक्चुअल सैलरी एंड ऐड इन द प्रीवियस सैलरी, बिल्कुल सही है। वो ये कह रही है जो भी सैलरी है ना उसका 10% कैलकुलेट करें और वही इंक्रीमेंट कर दें उसके अंदर, वो ये कहना चाह रही है। फर्ज करें आपकी सैलरी 2000 है, 2000 का 10% कैलकुलेट करें और अपनी ही 2000 एक्चुअल सैलरी के अंदर ऐड कर लें, बस ये कहना चाह रही है। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा जी, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। आफ्टर दिस वी विल लर्न अबाउट ईआर मॉडलिंग। तो ये है हमारे पास व्यूज है। ठीक है, व्यूज काफी इजी है, बहुत इजी है। व्यूज हमारे पास क्या होते हैं, एक वर्चुअल टेबल होता है। जैसे हम लोग एक हमारे पास करंटली हमारा रियल टेबल कौन सा है, एम्प्लॉयज का टेबल है ना, जिसके अंदर हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है। तो अगर मैं इस टेबल को आपको दिखाऊं तो शो हो जाएगा। ठीक है, लेट मी शो यू हियर एम्प्लॉयज टेबल। ठीक है, ये हमारे पास हमारा एम्प्लॉयज टेबल, इसको देखना बहुत। ठीक है, अच्छा, ये एम्प्लॉयज टेबल जो है, इस एम्प्लॉयज टेबल के अलावा अगर हम कोई और वर्चुअल टेबल बनाना चाहें, ठीक है, जिसको हम व्यू करें, ठीक है, तो हम कर सकते हैं। सही, वो किस लिए यूज होता है मैं बताता हूँ आपको। उसको हम व्यूज बोलते हैं, एसक्यूएल व्यूज। तो यहाँ पे आप देखें, एसक्यूएल व्यू इज अ वर्चुअल टेबल क्रिएटेड
by a query which can simplify complex queries और limit data exposure। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या करती है, कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को सिंपल करती है और डेटा एक्सपोजर को लिमिट करती है। लेट्स क्रिएट अ व्यू टू शो ओनली द नेम्स ऑफ द डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज हु अर्न मोर देन $60,000। तो हम क्या कर सकते हैं, उन डिपार्टमेंट्स को शो कर सकते हैं और उन एम्प्लॉयज के नेम जो $60,000 से ऊपर के सैलरी से जिनके, ठीक है, तो उनको हम एसक्यूएल व्यू के जरिए से देख सकते हैं। उसका एक टेबल बना लेंगे, अलग से एक वर्चुअल टेबल बन जाएगा जिसके अंदर इन एम्प्लॉयज का नाम और इनका डिपार्टमेंट आएगा जो $60,000 से ऊपर की कमाते हैं। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये क्वेरी है, ठीक है, क्रिएट व्यू, जिसका नाम क्या है, हाई अर्नर्स एज सेलेक्ट नेम इन डिपार्टमेंट। और फिर हमारे पास जो सिंपल क्वेरी हमारे पास होती है, ठीक है, तो बस इसको असर्ट कर दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, कि जो हाई अर्नर्स है हमारे पास, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, व्यू, और सॉरी व्यू कर देता हूँ इसको, और यहाँ पे हम करेंगे क्रिएट व्यू, सॉरी थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, क्रिएट व्यू, इसका नाम हमारे पास क्या होगा, हाईएस्ट अर्नर्स। ठीक है, और इसको हम सर्च कर देंगे एज, ठीक है, इस क्वेरी के, ठीक है, तो सेलेक्ट नेम डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज, इसको मैं सेकेंड लाइन में लिख देता हूँ, वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन $60,000। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, उन एम्प्लॉयज को लेकर आ जाएगा, उनका एक टेबल बना देगा, ठीक है, जिन एम्प्लॉयज की सैलरी क्या है, $60,000 से ज्यादा है, और एक वर्चुअल टेबल बना देगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या है इस टेबल का, हाईएस्ट अर्नर्स, और इसी टेबल के ऊपर फिर हम क्वेरी चला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। सही, हमारे पास ये टेबल बन गया है। अब हम इस टेबल को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो सेलेक्ट फ्रॉम व्हाट, यहाँ पे अगर मैं लिखूं अब हाईएस्ट अर्नर्स, ठीक है, और क्या सेलेक्ट करूं, नेम या ऑल डेटा, तो यहाँ पे मैं ऑल सेलेक्ट कर लेता हूं। अब अगर आप देखेंगे तो हमारे पास दो जो है, बॉब और डेविड, ये आईटी डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं और इनकी सैलरी जो है $60,000 से ऊपर है। तो ये हमारे पास क्या है, एक वर्चुअल टेबल बन गया हाईएस्ट अर्नर्स के नाम से, जिसको मैंने अभी इस वक्त सेलेक्ट किया, जिससे दोनों के आईटी डिपार्टमेंट्स और नाम, हमें क्या कर सकते हैं, सिर्फ नेम भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, आप चाहें तो नेम भी सेलेक्ट कर लें इस तरीके से, तो सिर्फ मेरे पास नेम आ गए। अगर डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है तो डिपार्टमेंट आ गया हमारे पास। ठीक है, ये देखें, तो दिस इज इट। ये थे हमारे पास एसक्यूएल व्यू, तो ये बहुत ज्यादा आसान था, बस एक वर्चुअल टेबल क्रिएट कर देता है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स पेज को हाइड करता है और हमारा काम आसान कर देता है कि हम कुछ स्पेसिफाइड डेटा होता है उसको हम देख सकें। ठीक है, आप नहीं चाहते बात दफा की कि सब कुछ लोग जो है वो सारा डेटा देखते, तो उनको कोई स्पेसिफिक डेटा दिखाना हो तो ये एसक्यूएल व्यू के जरिए से जो आपका चुनिंदा डेटा है वही शो करते हैं आप एक छोटे से वर्चुअल टेबल के अंदर। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, अच्छा, अब अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़े, ठीक है, एम्प्लॉयज का टेक फंक्शंस बनाए और उस फंक्शंस को हमने रन किया। ठीक है, और हमें कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है एक फंक्शन, और उसके बाद हमने व्यूज का यूज किया एसक्यूएल व्यूज का। ठीक है, और उसके एम्प्लॉयज की सैलरी जो है वो हमने देखी। इसके अलावा हमारे पास होता है ईआर मॉडलिंग। तो अब ईआर मॉडलिंग क्या होता है वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, सिंपली पिछली बार, इससे पिछली क्लास में हमने क्या किया था कि हम लोग देख रहे थे टेबल्स के दरमियान रिलेशन। साहब, ठीक है, साहब एक सेकंड, जी साहब एक सेकंड मुझे देंगे, एक सेकंड मुझे देंगे, जी जी, सॉरी।
ये अपडेटेड कोड मैंने भेज दिया है। जो प्रोसीजर पहले आपका मॉडिफाई नहीं हो रहा था ना, वो मॉडिफाई इस तरीके से होगा जैसे मैंने प्रोसीजर भेजा है, सबको भेज दिया है। आप भी एक दफा जरा करके दिखा दें। आप जी सर, मैं कॉपी करूँ? कॉपी कर लें। ये माई एसक्यूएल के अंदर ये इस तरीके से मॉडिफाई होगा। एक्चुअली मैं इस पे वर्किंग कर रहा था, मैं करके मैंने फिर वो बना लिया प्रोसेस। आप देख लें। आपने जहां प्रोसीजर कोड किया था ना, एक नई विंडो ले लें, क्यूरी विंडो ले लें, वहां पे बता दें। आपको ये कोड समझ में आ रहा है साहब? ये कोड समझ में, ये समझने की जरूरत है। वो इस तरह से कि इसमें जो यूज बेसिकली डेटाबेस हो रही है वर्ल्ड की, तो आप यहाँ पर टेकवर्स की डेटाबेस को यूज कर लें। यहाँ पे आप टेकवर्स की डेटाबेस को यूज कर सकते हैं। मैंने वर्ल्ड की जो डिफॉल्ट डेटाबेस है, ये डिफॉल्ट डेटाबेस है। जब आप वर्कबेंच इंस्टॉल करते हैं, माइस्क्यूएल इंस्टॉल करते हैं, तो उसके साथ एक डिफॉल्ट डेटाबेस आती है, तो ये मेरी वो डेटाबेस है। ठीक है, आप यहाँ पर अपनी टेकवर्स की जी, यूज जो कर ऑलरेडी सकते यूज हो तो इसको मैं हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, अगर वो ऑलरेडी यूज हो रही है तो ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है। यहाँ पर आप अपने हाँ प्रोसीजर का नाम दे दीजिए। जो भी प्रोसीजर है उसको पहले ड्रॉप करेंगे। जब भी आप मॉडिफाई करने के लिए जाएंगे तो पहले प्रोसीजर को ड्रॉप करेंगे, एंड देन जी 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 जी, जो भी तो प्रोसीजर का नाम है, टेक्वर, जो भी प्रोसीजर का नाम है आप, ओके, तो उसका नाम क्या था हमारे पास? उसका नाम था गिव रेस के नाम से था। हाँ, गिव रेस। जी, गिव रेस, गिव रेस के नाम से ये था। हमारे पास give raise। एग्जैक्टली और यहाँ ठीक पे है। इसको हम ड्रॉप करेंगे हाँ, तो ये हमारे पास ड्रॉप हो गया। ड्रॉप हो गया, अच्छा, एंड और जब देन फिर ड्रॉप आप हो गया, डिलीमीटर से लेकर और एंड डिलीमीटर्स तक कॉल करेंगे। यहां पर अपनी वो क्यूरी लिख लीजिए, जो भी क्यूरी आपने मॉडिफाई करनी है, बीच में सेलेक्ट की जगह पर हटाकर वो पूरी मॉडिफाइड क्यूरी लिख दीजिए। जहां पर आप दो क्यूरीज दे रहे थे, अब आप दो क्यूरीज दे दें। एक इंसर्ट की दे रहे थे और एक डिलीट की दे रहे थे, या एक अपडेट की दे रहे थे और एक डिलीट की दे रहे थे, वो दे दें उसी प्रोसेस। इसका जी, नाम वही रखिएगा, गिव रेस। तो यहाँ पे हम इस एक प्रोसीजर का यूज करते हुए एक दूसरा प्रोसीजर भी बना सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, नेस्टेड प्रोसीजर्स। नेस्टेड बना सकते हैं, लेकिन वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी ना। अभी हमें सिर्फ वो शो करना है कि अगर आपने एक ही प्रोसीजर को मॉडिफाई करना है, क्योंकि ये जरूरत पड़ेगी हाँ आपको, जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे वहां जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको बताना जरूरी है और यहीं पे इसी वक्त क्लियर करना जरूरी है। जी, तो यहाँ पे हमने एक प्रोसीजर जो था गिव रेस को टेक्वर्स के डेटाबेस के अंदर उससे को ड्रॉप कर दिया है। अब यहाँ पे दूसरा हमने डिलीमीटर सेट करके उसके अंदर अब हम लोग एक और प्रोसीजर बना रहे हैं, तो इसका नाम क्या रखें सर, आप बताएं? वही नाम रखिएगा, गिवरेज ही नाम रखिएगा शाहरुख साहब, हमें वही नाम रखना, हमने नाम चेंज नहीं करना। प्रोग्रामिंग में कभी इस तरीके से नाम चेंज नहीं करते प्रोसीजर का, कि क्यूरी अगर मेरे को चेंज करनी पड़ी, लॉजिक चेंज करनी पड़ी है, तो मैं उसके लिए, हाँ अगर कोई बहुत बिल्कुल ही डिफरेंट लॉजिक है तो वो एक अलग लेकिन समझ में आता है, लेकिन अगर मुझे उसी लॉजिक में चेंज करना है तो फिर मैं प्रोसीजर थोड़ी नया बनाऊंगा। जी, प्रोसीजर क्या वही हो रखूं, गया? बेशक आप ऊपर से कॉपी कर लें, आप ऊपर से कॉपी कर लें सोर्स कोड, जी जी गिवरेज का सर। ऊपर से सोर्स कोड कॉपी कर लें। ये हमारे पास यहाँ से, गिव रेस का जो सोर्स कोड था वो कॉपी कर लें, जो भी गिव रेस का सोर्स कोड था। अच्छा सॉरी, ये तो नहीं है। हाँ, गिव रेस का जो सोर्स कोड था ऊपर, हाँ एग्जैक्टली ये था। डिलीट ऊपर, यस, और उससे भी ऊपर था, इससे भी ऊपर था। ये वाला तो, ये वाला नहीं है नहीं, ये भी डिलीट। नहीं था, इससे भी ऊपर था। ये सबसे रहेगा। पहला एग्जैक्टली ये जो सोर्स कोड है, ये कॉपी कर लें आप, बेशक कॉपी कर, सिर्फ अगर यहां इसी तक को हम कॉपी करें, एग्जीक्यूट कर लें। एंड तक कॉपी करें, लाइन नंबर 26 तक कॉपी करें, लाइन नंबर 26 तक कॉपी करें। यस ओके, यस गुड। यस। अच्छा, इसके अंदर हम ये पुट करेंगे और एक और चीज भी आ जाएगी इसके अंदर, थर्ड पैरामीटर भी आ जाएगा। तो ऐड कर लें, वो है ऐड कर लें, हमारा इंटीजर था, और यहाँ पे ये हम आईडी हॉट ले को आए, भी लीजिएगा, नॉर्मल आईडी एग्जैक्टली ले। आईडी ले आए, और ऊपर से बिगिन को खत्म कर दे। हाँ एग्जैक्टली, एक एंड और एक बिगिन को ऊपर से खत्म कर दें, और ये क्रिएट भी ऊपर से खत्म हो जाएगा, एक क्रिएट ऊपर से खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली ये सही हो गया आप। ठीक है, अब आपने क्या करना है, डिलीमीटर से लेकर एंड तक इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है। डिलीमीटर से पकड़े, यहां से 102 से पकड़े 111 तक, 111 तक। ओके, इसके अंदर कुछ ऐड तो नहीं करना फर्दर? हमने दो ऐड कर दी ना क्यूरी, अब एक अपडेट की क्यूरी और एक डिलीट की क्यूरी ऐड कर दी। हाँ बस ये, नहीं नहीं नहीं, ये डिलीमीटर तक नहीं, 111 तक, हाँ लाइन नंबर 111 तक आएगा। बस एंड से लेके 111 तक होता है। यस, और ऊपर लें, और ऊपर लें, बस ये यहां तक। इसका मतलब ये होता है कि जो भी मॉडिफिकेशन हो रही है वो इसके दरमियान होगी, और यही एक्चुअल क्यूरी है। बाकी जो डिलीमीटर सेमीकोलन है, वो तो ये होता है कि अब आपको दोबारा से डिलीमीटर को रिलीज कर देता है। ठीक है, अब आप इसको चलाएं, एग्जीक्यूट करें। जी, क्या कह रहे हैं, प्रोसीजर टेक्वर्स
रे गिव रेज डज नॉट एग्जिस्ट, तो एग्जिस्ट नहीं करता। उसने बस वार्निंग दे दी है, बाकी बन गया होगा। बन गया है जीरो बस। रोज इफेक्टिव और वन वार्निंग आई गेस। तो देखते हैं, इसको रन करते हैं। इसको हम चलाएंगे जैसे कॉल का नाम क्या था, गिव रेज। और इसके अंदर हम लोग डिपार्टमेंट, हमारे पास मिसाल के तौर पे आईटी डिपार्टमेंट आ जाएगा। और उसका हमारे पास इंक्रीज है, तो इंक्रीज कितना करना है वो हमारे पास आ जाएगा, मिसाल के तौर पे 3000 है। उसके बाद हमारे पास आईडी है, तो हम आईडी किसी की जोड़ा देंगे, तो हमारे पास 4 है। तो यहाँ पे अब हम लोग इसको रन कर देते हैं। गिव रेज डज नॉट एग्जिस्ट, ओके आई गेस नहीं, ये वो हमारा। डिलीमीटर को, आपको डिलीमीटर जो है ना, हाँ चलें चलाएं। ओके, डज नॉट एग्जिस्ट, गिव रेज डज नॉट एग्जिस्ट। नहीं 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 साहब, आई थिंक ये क्रिएट वाला सेंटेक्स आप सही लिख रहे हैं। डिलीमीटर से डिलीमीटर तक देखें, डिलीमीटर से एंड तक देखें, पहले डिलीमीटर से एंड तक। ओके, किलोमीटर। इसको क्रिएट को एक स्पेस कम करें ना, हाँ एग्जैक्टली पूरा वो करें ना, अलाइन करें। अब ये डिलीमीटर नीचे लाएं कहाँ, चलें अब डिलीमीटर से देखें देखें। यहाँ पे टैगवर्ड्स, यहाँ पे अगर आप हार्ड कोड कर सकते हैं टैगवर्ड्स, गिव रेस के से पहले लगाइएगा टैगवर्ड्स डॉट, ताकि डेटाबेस, हाँ एग्जैक्टली वो आइडेंटिफाई हो जाए कि इस डेटाबेस पे काम कर रहे हैं। टैगवर्ड्स पूरी कंप्लीट डेटाबेस का नाम है, हाँ डॉट। अब आप चलाएं डिलीमीटर टू एंड, हाँ डिलीमीटर, हाँ यहां से अब चलाएं। डज नॉट एग्जिस्ट, अच्छा। उसके मैं यहाँ तक चला लूँ अगर कोई मसला नहीं। चलाएं, लेकिन नहीं ऐसे नहीं होगा ये। अच्छा डिलीमीटर ये, टू बी। हाँ ये वैसे ही होना, नहीं डिलीमीटर टू डिलीमीटर नहीं चलेगा। नहीं हो रहा। गिव रेज, ये तो ऑलरेडी हमने ड्रॉप कर दिया, अगर मैं इसको दोबारा से करूँ। नहीं ये तो ड्रॉप हो चुका है ना साहब, ये तो ड्रॉप हो चुका है, अब तो इसको नहीं वो करना चाहिए। हाँ ये तो है। रिक्वायरमेंट का, एक मिनट रुके। इफ इसका कैश क्लियर हो सकता है अगर हम इसका कैश क्लियर नहीं कर नहीं, दें। कैश क्लियर का मसला नहीं है साहब, कैश क्लियर का मसला नहीं है। अच्छा यहाँ एंड के बाद आपने स्पेस दिया है, यहाँ नीचे देखें, डिलीमीटर जहां दिया वहां एंड के बाद स्पेस दिया, इसको खत्म करें स्पेस को। हाँ अब आप जरा चलाएं इसको एंड से लेकर और डिलीमीटर तक चलाएं। एक्चुअली इसका ही मसला हो रहा है डिलीमीटर का। चलें अब चलाएं। अब तो चला दिया, नहीं हो रहा। सेम एरर आ रहा है, हाँ। ड्रॉप प्रोसीजर इफ नॉट एग्जिस्ट, गिव रेज, ये तो चल गया ना। अच्छा ये एक साथ चलाना है ना साहब, इसको आप एक साथ चलाएंगे ना, पूरा पूरा लें, ऊपर भी लें। एक सेकंड रुकिएगा साहब। हाँ अब आप चलाएं इसको एक साथ, हाँ यहां चलाएं, अब चलाएं। हाँ अब हो गया। चल गया ना, ये एक साथ चलाना है, ठीक है, अलग अलग नहीं चलाना, एक साथ चलाना है। अब आपका ये बन भी गया हो भी गया। अच्छा अब आप मुझे ये बताएं कि अब आप देखेंगे दो चीजें एक साथ हो गई आपकी, आपका अपडेट भी हो गया, डिपार्टमेंट यानी सैलरी उसकी इंक्रीज हो गई, एंड एक आईडी जो आपने ऊपर से पास किया था आईडी नंबर 4, अब आप उसका डेटा देखें सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम करके, तो वो नजर नहीं आना चाहिए आपको क्योंकि वो डिलीट हो चुका है। कहीं से भी देख लें, कहीं पे भी क्यूरी लगा लें, इसी टेक्स्ट एडिटर के अंदर क्यूरी लगाएं सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉइज, यही कॉल के नीचे लगा लें, कॉल के नीचे लगाएं साहब। अपडेट एम्प्लॉइज। हाँ अपडेट एम्प्लॉइज होगा। अच्छा सॉरी, फिर टेबल आप गलत, नहीं एम्प्लॉइज है, एम्प्लॉई है टेबल आपका, एक साथ लें, हाँ यहाँ एम्प्लॉइज, पे। ओहो, गलती कर दी। क्या गलती कर दी भाई? अम, मेरे ख्याल से मैंने एम्प्लॉय का टेबल जो है ना उसको अपडेट कर दिया है यहाँ पे। बिगिन एम्प्लॉय कर दिया है, अपडेट एम्प्लॉइज करना था। नहीं तो उसमें तो वो टेबल ही अपडेट नहीं होना चाहिए ना। आपका टेबल का नाम क्या है ये बताएं, टेबल का नाम एम्प्लॉइज है या एम्प्लॉई है, ये बताएं। हाँ ये रहा, एक और एस डालना था यहाँ पे। ओहो, दो जगह पे रख दिया। कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, होता है। अब कह रहे हैं एम्प्लॉय डज नॉट एग्जिस्ट, तो
दोबारा से ये चलाऊं एंड देन वी विल डू दैट अगेन। आपका, हाँ देखें, अब आप इसको दोबारा से एक साथ लेके चलें। हाँ, हाँ अब हो गया। हो गया, चलो। चलो सही है। कहीं पे वो डेटा, वो टेबल का नाम आप गलत दे रहे होंगे, चलें एनीवे, चलाएं दोबारा। हाँ अब हो गया। तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉइज। हाँ, टेबल का नाम याद रखें, सही नाम दीजिएगा टेबल्स का, एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज रखा है तो एम्प्लॉइज ही नाम दें। अब 4 नंबर रिकॉर्ड आ रहा है, देखें नहीं है, डिलीट हो गया। ठीक है, तो आपने क्या किया, 2 क्यूरीज चला ली, एक ही उसके अंदर। अभी अच्छा, इसको दोबारा मॉडिफाई करें अब। चलें फर्ज करें कि मैं इसमें नीचे काउंट भी ले रहा हूं, डिलीट के बाद काउंट भी लें। साहब एक काम करें, नीचे लें, अपडेट डिलीट, एक और थर्ड क्यूरी लगाएं इसके नीचे। थर्ड क्यूरी लगाएं, सेलेक्ट काउंट फ्रॉम, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को भी काउंट करें ना। सेलेक्ट, हाँ, काउंट, काउंट, COUNT, काउंट स्टैरिक का मतलब होता है तमाम रिकॉर्ड्स को काउंट करना जी। काउंट स्टैरिक करें फंक्शन के, बेटा उसके अंदर पैरेंथेसिस ऑन करो, पैरेंथेसिस ऑन करो। हाँ, उसके अंदर स्टैरिक लगाओ। हाँ, उसके बाद स्पेस फ्रॉम, आगे लिखो टेबल का नाम एम्प्लॉइज। ठीक है, हाँ, अब क्या होगा कि ये एम्प्लॉइज के टेबल का काउंट भी करेगा। मैंने थर्ड क्यूरी भी मॉडिफाई कर दी, यानी कि मैंने थर्ड क्यूरी भी लगा दी, मैंने प्रोसीजर फिर दोबारा मॉडिफाई कर दिया। अब मैं दोबारा से ये चीज रिपीट करूंगा, ड्रॉप एंड देन फिर दोबारा रिक्रिएट करूंगा प्रोसीजर को। करो साहब। जी अब 4 के बजाय अब एक आईडी वो दोगे, हाँ 3 रिकॉर्ड हो गए ना साहब। जी। नहीं, अब आपने आईडी अभी अच्छा, ठीक है, आपने काउंट आ कोई, गया सर, काउंट असल ऑफ में ऑल। असल में आपने 4 आईडी दिया, 4 अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, इसलिए डिलीट ही नहीं हुआ रिकॉर्ड, इसलिए 3 आ गए रिकॉर्ड। समझ में आ रही है बात? जी 4 जी आपने सर। दिया ना आईडी डिलीट करने के लिए, तो 4 तो आईडी अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा डेटाबेस में। आपने प्रीवियस अपनी जो वर्जन था इसका प्रोसीजर का, उसके अंदर डिलीट कर चुके हो 4 को। सही है, जी अगर आप आईडी चेंज कर लोगे, अभी देखो 4 आईडी का रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा आपके डेटाबेस में, इसलिए उसने डिलीट नहीं किया। ठीक है, आप ये देख लोगे कौन सा रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है, वो आईडी देके देख लेना, वो काउंट भी अपडेट हो जाएगा। अच्छा। लिखो कह रहे हैं कि सिलेक्ट, आईडी चेंज करे 150 हाँ पे, तो एग्जैक्टली, आईडी हमारे चेंज करो। पहले एक रिकॉर्ड आईडी चेंज हो गया। आईडी 1 करो, अब आईडी 1 करो जरा। हाँ, अब आईडी चलाओ, वन कर देंगे। बंद करके कॉल करो अब इसको। अब वो हो देखो गया। 2 रिकॉर्ड हो गए। तो क्योंकि नंबर, आईडी नंबर 1 एग्जिस्ट कर रहा है टेबल में, इसलिए डिलीट हो रहा है वो। ठीक है, क्योंकि तुमने कंडीशन क्या लगाई है, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू आईडी, यानी एम्प्लॉय आईडी जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए जिस आईडी जो तुम पास कर रहे हो, तो वो डिलीट करेगा ना रिकॉर्ड। अगर फर्ज करो तुम एक ऐसा आईडी आप यहाँ पे पास कर दो, अगर फर्ज करो मैं यहाँ पे लिखो 10, आईडी नंबर 10 लिखो यहाँ पर, और फिर दोबारा कॉल करो प्रोसीजर को, फिर कॉल करो, तो देखो 2 ही रिकॉर्ड आएंगे, क्योंकि 10 नंबर का आईडी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा ना। तो लॉजिक क्या बनी कि पहले अपडेट हो रहा है रिकॉर्ड, 5000 ऐड हो रहे हैं, सैलरी बहुत इंक्रीज हुई होगी, तुम तो बहुत रेस दे रहे हो यार, बड़ा जबरदस्त तुम वो एम्प्लॉयर हो। अभी जाके देखो एम्प्लॉयज की सैलरीज कितनी हो गई होंगी, 3-3 दफा चला दिया तुमने। ठीक है, चलाओ जरा सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम चलाओ जरा, देखो अब कितनी सैलरी हो गई होगी, कि तुम 3-4 मरतबा एग्जीक्यूट कर चुके हो। कितनी पहुंच चुकी है सैलरी? 90। बहुत है। 90 एंड 55। ओ भाई, बहुत रेस दे दिया आपने, बहुत रेस दे दिया। तो प्रोसीजर जो ऐसे होते हैं ना, जो जिनमें इंक्रीमेंट हो रहे होते हैं बहुत बड़े में, आपको इसका ये रियल केस बन गया है। देखें, जो आपके एचआर डिपार्टमेंट्स होते हैं, वहां पर जो आईटी के लोग होते हैं ना, वो बड़ा केयरफुल इस तरह के प्रोसीजर्स को चलाते हैं। क्योंकि अगर फर्ज करें किसी एम्प्लॉय की सैलरी को 5 दफा रेस दे दिया आपने, 2-4 मरतबा ऐसे जैसे चलाने में ऐसे बोल रहे हैं, जरा एक दफा और चला के देखें, 3 दफा और चला के देखें, तो ऐसे नहीं चलते प्रोसीजर वहां पर। वहां पर 2 बंदे बैठे होते हैं, एक इनपुटर होता है, एक ऑथराइजर होता है। इनपुट करने वाला पर्सन प्रोग्रामर होता है, जैसे शहाबुद्दीन ने इनपुट किया प्रोसीजर, वो प्रोसीजर इनपुट होने के बाद सबसे पहले मेरे पास आता है। अब फर्ज करें मैं ऑथराइजर हूं, मैं हेड कर रहा हूं डिपार्टमेंट के सैलरी के, मैंने सैलरी का प्रोसेस चलवाना है पूरे 5000 एम्प्लॉइज का। मैं ऑथराइज करूंगा उसके चेंज को जो शाहब ने किया है, मैं चेक करूंगा, दोबारा डबल चेक करवाऊंगा कि जो शाहब ने रेस दे रहा है एम्प्लॉइज का, वो सही दे रहा है या नहीं दे रहा। पता चला शाहब भाई ने जो है ना सबको 2-2 लाख रुपए का इंक्रीमेंट दे दिया, और हो गया काम कंपनी का। ठीक है, तो इस तरीके की चीजों को बड़ा केयरफुली और बड़ा सेंसिटिविटी के साथ देखा जाता है, एंड देन फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो यहां पर आपको इंपॉर्टेंस समझ में आई स्टोर प्रोसीजर की। और स्टोर प्रोसीजर की जो स्पीड होती है वो बहुत फास्ट होती है, और वो आपने देख ही लिया है, बहुत क्विकली चीजों को ये आपके जो है ना वो एक्सेस भी करता है, क्योंकि प्री कंपाइल्ड होता है।
बार बार सिंटेक्स चेकिंग नहीं होती, एक ही दफा। अब अभी देखें शहाब क्या कर रहा है, शहाब कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ प्रोसीजर के पैरामीटर चेंज कर रहा है, लॉजिक ऑलरेडी बनी हुई है, डेवलप्ड है, प्री कंपाइल्ड है, डेटाबेस में स्टोर्ड है, जस्ट उसको कॉल जा रही है और वो एग्जीक्यूट हो रही है फास्टली। तो ये फायदा है स्टोर्ड प्रोसीजर का। ठीक है, कभी भी ऐसा सेंसिटिव काम, ऐसे बिजनेस लॉजिक जिसको कि आप समझ रहे हो कि हाँ यार ये चीज है साहब, ये तुम्हारा जो है ना, ये ऐसा नहीं हो कि कहीं वो माई एसक्यूएल का वर्जन ही तुम्हारा जो है ना वो ब्लॉक हो जाए, तो बोले भाई ठीक है, तो ऐसे रेस मत दो यार, इतने बड़े बड़े रेस दे रहे हो तुम। अच्छा, अच्छा, तो हमें समझ आ यहाँ गई, पे हमें क्या हुआ, समझ आ गया, आउट हमें ऑफ समझ, रेंज हो गया। हाँ सही है, हमें समझ में आ गया कि भाई स्टोर्ड प्रोसीजर से तो बहुत अच्छे काम लिए जा सकते हैं, जबरदस्त किस्म के। ठीक है, अच्छा, अब ये शाहब आपने जो आखिरी चीज बताई थी वर्चुअलाइजेशन और व्यू के हवाले से जो बताई थी, वो मैं थोड़ा सा मैं चाह रहा था उसमें मैं एक चीज ऐड कर दूं। वो चीज ऐड जी ये है कि देखें व्यूज क्यों बनाए जाते हैं। शाह व्यू पे आ जाए, व्यू पे आ जाए, देखें व्यूज जी क्यों बनाए जी। जाते हैं। कोर पर्पस बता रहा हूं, कोर पर्पस व्यूज का डेटा की सिक्योरिटी को इंश्योर करना, डेटा की सिक्योरिटी को। अब व्यू से सवाल ये आता है कि भाई व्यू से कैसे डेटा की सिक्योरिटी इंश्योर हो रही है। डेटा की सिक्योरिटी इस तरह इंश्योर हो रही है, फर्ज करें आपके पास तीन तरह के लोग हैं, तीन डिफरेंट रोल्स में काम कर रहे हैं। आप एक डिपार्टमेंट को, एक कंपनी को चला रहे हैं, फर्ज करें आप एक कंपनी को चला रहे हैं, आप एक कंपनी के हेड हैं। उस कंपनी के अंदर तीन डिपार्टमेंट्स हैं, एक उसका आईटी डिपार्टमेंट है, एक उसका एचआर का डिपार्टमेंट है, एक उसका फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, एक उसका मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है। आपने एक ही टेबल के कुछ कॉलम्स को, कुछ फील्ड्स को मार्केटिंग के डिपार्टमेंट को देना है, सारे कॉलम्स को नहीं देना टेबल के, कुछ कॉलम्स को। कुछ कॉलम्स को आपने फाइनेंस के डिपार्टमेंट को देना है, कुछ कॉलम्स को आपने आईटी के डिपार्टमेंट को देना है, कुछ कॉलम्स को आपने एचआर के डिपार्टमेंट्स को देना है। सारे कॉलम्स नहीं देना टेबल के। ठीक है, ये लिमिटेशन है, ये हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट है। भाई मैं एक बताएं, सेंसिटिव सबसे चीज क्या होती है, आपकी आपकी सैलरी का कॉलम होता है, आपका अकाउंट नंबर होता है, बैंक अकाउंट नंबर, आपका सैलरी का कॉलम। अब जैसे ये शाह भाई बैठे हुए जिस तरह से इंक्रीमेंट कर रहे हैं बड़े आराम से, ठीक है, ये डेटा अगर किसी के हाथ लग जाए और ये टेबल किसी के हाथ लग जाए, ये क्यूरी किसी के हाथ लग जाए, ये प्रोसीजर किसी के हाथ लग जाए, वो तो सब कुछ ले जाएगा आपका। और लेट से ये रियल टाइम में आपके बैंक अकाउंट के साथ भी ये कनेक्टेड हो, यानी कि यहां से जब ये प्रोसीजर एग्जीक्यूट होगा तो डायरेक्ट ट्रांजेक्शन जो है वो एटीएम पे चली जाएगी, या डायरेक्ट ट्रांजेक्शन जो है ना वो सीधी जाएगी आपके बैंक अकाउंट के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो वहां से तो पैसे डिडक्शन हो जाएगी वहां से आपकी, तो फिर क्या करेंगे। तो इस तरह के व्यूज, जो व्यूज बनाए जाते हैं उसका, ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसकी सेंसिटिविटी को समझें। व्यूज बनाने का मतलब ये होता है कि हम अकॉर्डिंग टू द, अकॉर्डिंग टू द पर्सन हम उसको रोल एलोकेट कर रहे हैं। फर्ज करें एक एचआर का बंदा है, उसको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मेरी सैलरी का कॉलम नजर आना चाहिए, उसको मेरा आईडी नजर ना आए, उसको मेरा सीएनआईसी नजर ना आए, उसको मेरा एड्रेस नजर ना आए, उसको सिर्फ मेरा सैलरी का कॉलम नजर आए और मेरा अकाउंट नंबर नजर आए। तो मैं क्या करूंगा, एक व्यू क्रिएट करूंगा अपने टेबल पे, जो एम्प्लॉय का मेरा टेबल है उसके अंदर तो सारी फील्ड्स है ना, लेकिन मैं सिर्फ एचआर के पर्संस के लिए, एचआर के रिसोर्सेज के लिए क्या करूंगा, जिनको सिर्फ मेरा अकाउंट नंबर चाहिए और मेरा सैलरी का, करंट सैलरी का कॉलम चाहिए कि मेरी सैलरी क्या है, वो मेरी सैलरी के कॉलम में रिफ्लेक्ट हो रही होगी। तो मैं क्या करूंगा, एक व्यू क्रिएट करूंगा, उसमें लिखूंगा कि एम्प्लॉय फॉर एचआर, एम्प्लॉय फॉर एचआर के नाम से एक व्यू बनाऊंगा, और उसको सिर्फ मैं अपने बेस टेबल के, यानी कि मेन टेबल हमारा कौन सा एम्प्लॉय के, उसके सिर्फ वो दो कॉलम एक्सपोज करूंगा। तो मैंने क्या किया, डाटा की कैटेगराइजेशन कर दी। डाटा के अंदर या एक्चुअल टेबल के अंदर कॉलम्स बेशक 5 हैं, 10 हैं, 9 हैं, 11 हैं, 12 हैं, और भाई वो आपके अपने इंटरनल कॉलम्स है ना, आप वो पूरी दुनिया को थोड़ी एक्सपोज करोगे। दुनिया को तो आप वो दिखाओगे कि जो नीड है बस खाली। तो ये जो टास्क हम अचीव करते हैं कि अपने मेन टेबल को हम सिक्योर बनाने के लिए, उसकी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए हम पब्लिक को सिर्फ वो डेटा दिखाते हैं कि जो कि अलाउएबल है, जो कि मैं दिखा सकता हूं। या फर्ज करें मैं एचआर के डिपार्टमेंट की नीड अगर ऐसी है कि वो कह रहा है कि मुझे सिर्फ आप बैंक अकाउंट नंबर दें एम्प्लॉय का और खाली मुझे सैलरी का कॉलम दें, तो मैं पूरे एम्प्लॉय का टेबल, सारी फील्ड थोड़ी दूंगा उसको, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम, चलो भाई एम्प्लॉय सारा दे दिया, लो भाई हो गया काम। तो वहां पर उसको खाली दो कॉलम्स दिखाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं एक व्यू क्रिएट करूंगा और वो व्यू एचआर के यूजर को दे दूंगा। फर्स्ट करें मार्केटिंग का यूजर आया, मार्केटिंग का यूजर कह रहा है कि जी मुझे एम्प्लॉय का नाम चाहिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम चाहिए और उसका एड्रेस चाहिए। मुझे उसके अकाउंट नंबर से कोई काम नहीं है, मुझे उसकी सैलरी से कोई काम नहीं है, सिर्फ मुझे उसका एड्रेस चाहिए, उसका फर्स्ट नेम चाहिए, उसका लास्ट नेम चाहिए, क्योंकि जब भी बर्थडे होगी उसकी
तो मैं उसके घर पे जो कंपनी है वो केक सेंड करेगी टीसीएस से ऑर्डर करके, ठीक है। तो मैं मार्केटिंग के यूजर को क्या करूंगा, मैं मार्केटिंग के जो पर्सन होंगे उनको क्या करूंगा, उस एम्प्लॉय के खाली 3 कॉलम दिखाने हैं मैंने, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एड्रेस। तो मैं एक और व्यू क्रिएट करूंगा, उसका नाम लिखूंगा क्रिएट व्यू फॉर मार्केटिंग यूजर, और उसके अंदर एम्प्लॉय के टेबल से खाली 3 कॉलम्स को सिलेक्ट करूंगा और वो उसको दिखा दूंगा। तो मैंने अपने मेन टेबल को प्रोटेक्ट कर लिया कि नहीं कर लिया? ये है सिक्योरिटी जो कि हम व्यूज के थ्रू अप्लाई करते हैं अपने डेटा पर। हम सारे डेटा नहीं दिखाते, ठीक है। ये चीज समझ आई, समझाने की कोशिश करो। ये रियल सिनेरियोज हैं जो कर रहे होते हैं हम लोग काम, ये मैं वो बता रहा हूं आपको, ठीक है। अच्छा, एक चीज और होती है, फर्ज करें आपके पास रिक्वायरमेंट आती है, आपके पास रिक्वायरमेंट आई, आपको रिक्वायरमेंट ये आई, आप इस तरह समझे कि आप एक मल्टी कंट्री कंपनी है, आप एक इस तरह से समझ लें कि आप एक मल्टीनेशनल कंपनी है। अब आपके पास एक आपके एम्प्लॉय का टेबल तो है कि उसी के अंदर आपके पास पाकिस्तानी एम्प्लॉयज का डेटा भी है, उसी के अंदर जो है आपके पास इंग्लैंड ब्रिटिश एम्प्लॉयज का डेटा भी है, उसी के अंदर जो है ना आपके पास अमेरिकन एम्प्लॉयज का डेटा भी है, उसी के अंदर जो है ना वो आपके पास कैनेडियन एम्प्लॉयज का भी डेटा है। अब मेरे पास एचआर डिपार्टमेंट भी 4 है मेरे पाकिस्तान की, जो मेरे पास कंपनी है लिवर ब्रदर की, वहां पर जो एचआर का डिपार्टमेंट है वो पाकिस्तानी एम्प्लॉयज का डेटा मेंटेन कर रहा है, ठीक है। कैनेडियन एचआर को चाहिए सिर्फ कनाडा के जो एम्प्लॉयज उनका डेटा चाहिए, उनको पाकिस्तान के एम्प्लॉयज के डेटा से कोई काम नहीं है। अमेरिकन जो एचआर डिपार्टमेंट है उनको जो डेटा चाहिए वो खाली अमेरिकन एम्प्लॉयज का चाहिए, उनको उनको पाकिस्तान के एम्प्लॉयज से कोई काम नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, 4 डिफरेंट व्यू बनाऊंगा। एक व्यू बनाऊंगा पाकिस्तानी एम्प्लॉयज का उसी एम्प्लॉय के टेबल पर, क्योंकि कंपनी एक है ना, तो एम्प्लॉय का टेबल तो एक ही होगा, उसमें वही फील्ड्स होंगी, डेटा सबका मौजूद है उसमें। एक व्यू बनाऊंगा जो कि मैं पाकिस्तानी एम्प्लॉयज के लिए बनाऊंगा, वो पाकिस्तान के एचआर डिपार्टमेंट को दे दूंगा। एक व्यू बनाऊंगा मैं कैनेडियन एम्प्लॉयज के लिए, वहां पर खाली मैं उनको उसके कनाडा के एम्प्लॉयज का डेटा विजुअलाइज कराऊंगा। टेबल देखें, व्यू व्यू है, टेबल वही है, बेस टेबल वही कॉल होगा, लेकिन डेटा फिल्टर होकर जा रहा है। इस चीज को समझें। तो ये चीज हम कैसे अचीव कर पाते हैं, ये हम व्यूज के थ्रू अचीव कर पाते हैं। इसलिए जब आप अपने नेक्स्ट.जेएस के अंदर प्रोग्राम बनाएंगे, बेटा याद रखना कि चाहे टाइप्स में प्रोग्राम बनाओ, चाहे कोई भी डेटाबेस ओरिएंटेड एप्लीकेशन बनाओगे, प्रोग्राम बनाओगे, अपने प्रोग्राम को इसी तरह से स्ट्रक्चर करोगे। सबसे पहले ये देखोगे कि किस पर्सन को क्या डेटा आपने दिखाना है, ये नीड आइडेंटिफाई करोगे पहले। फर्ज करो आप एक ऐसी कंपनी के लिए अपनी एक वेबसाइट बना रहे हो या एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं कंपनी के लिए। आपको फर्ज करें कोई क्लाइंट है, उसने दिया है ये सॉफ्टवेयर बनाने, और उसने आपको ये कहा है कि जी मेरे पास 4 डिपार्टमेंट है, एक अकाउंट का, एक फाइनेंस का, मार्केटिंग का, एचआर का डिपार्टमेंट है, और सबको मुझे अलग अलग डेटा दिखाना है एम्प्लॉयज का। ऐसा नहीं हो कि एचआर के जो डिपार्टमेंट वाले हैं वो अकाउंट्स के जो डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज हैं उनका भी डेटा देख रहे हो, मार्केटिंग के जो डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज हैं उनका भी डेटा देख रहे हो, और जो आईटी के मेरे एम्प्लॉयज उनका भी डेटा नहीं। हर डिपार्टमेंट का अलग अलग एडमिन लोग हैं, एडमिन यूजर्स हैं, जिनको उनके एम्प्लॉयज का ही डेटा नजर आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, टेबल तो एक ही होगा एम्प्लॉयज का, उसके ऊपर 4 डिफरेंट व्यूज बनाऊंगा, और उन व्यूज के थ्रू उनको मैं डेटा विजुअलाइज करवाऊंगा, ठीक है। तो ये इसका फायदा होता है। फिर व्यूज के थ्रू डेटा को वर्चुअलाइज किया जाता है। मिसाल के तौर पे आप इस तरह समझें कि आप एक ई गवर्नमेंट का सिस्टम बना रहे हैं, आप एक ई गवर्नमेंट का सिस्टम बना रहे हैं। टेबल आपके पास एक है, आपके 5 प्रोविंस हैं पाकिस्तान के, जिसमें पंजाब है, सिंध है, बलूचिस्तान है, केपीके है, और आपका गिलगित बिल्तिस्तान है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, गिलगित बिल्तिस्तान से जब यूजर आए आपके डेटाबेस के ऊपर या आपकी एप्लीकेशन पर, तो उसको गिलगित बिल्तिस्तान से रिलेटेड डेटा नजर आए। अगर पंजाब का यूजर आ रहा है तो उसको सिर्फ पंजाब से रिलेटेड डेटा नजर आए, अगर सिंध का यूजर आ रहा है तो उसको सिंध से रिलेटेड डेटा यूजर नजर आए, अगर वो बलूचिस्तान से आ रहा है तो उसको बलूचिस्तान का डेटा नजर आए। जबकि जो नेशनल आईडीज हैं या नेशनल डेटाबेस है वो सेम है। तो मैं क्या करूंगा, नेशनल डेटाबेस का जो मेन टेबल होगा उसके ऊपर 5 व्यूज बनाऊंगा। एक बनाऊंगा केपीके के लिए, एक बनाऊंगा पंजाब के लिए, एक बनाऊंगा खैबर पख्तूनख्वा के लिए, एक बनाऊंगा गिलगित बिल्तिस्तान के लिए, ठीक है। तो इस तरह से मैं डेटा को सेग्रीगेट करवा दूंगा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। फिर कोड की रीयूजेबिलिटी तो है ही है। आपने एक ही दफा कॉम्प्लेक्स क्यूरी जो भी बनाई वो एक ही दफा बना ली। अब आप अपनी कोड को रीयूज करवा सकते हैं, शेयर भी करा सकते हैं दूसरे लोगों से, अगर कोई और भी आपके साथी हैं, कोलीग्स हैं, उनसे भी शेयर करा सकते हैं।
तो ये ब्यूटी है डेटाबेस की प्रोग्रामिंग की, ठीक है, कि व्यूज क्रिएट करना, प्रोसीजर्स क्रिएट करना, उन पे काम करना और फंक्शन से काम लेना। अगर ये आपको तीन चीजें आ जाएं, आपको समझ आ जाए कि इनको किस वक्त में क्या यूज करना है, कैसे मैं इसको हैंडल करूंगा, तो ये बड़े काम आपके आसान हो जाएंगे और बहुत चीजें आप बड़ी ऑप्टिमाइज आपकी एप्लीकेशन होगी और बड़ी रैपिड और फास्ट डेटा एक्सेसिंग होगी आप। ठीक है साहब। यस सर। तो हाँ, इसमें बस सर आपने जो समझाया ना, वो बस यही है मेन चीज है, क्योंकि हम जो टास्क के अंदर भी प्रोग्रामिंग कर रहे थे, बाद में सिर्फ हम जो मेन चीजें यूज कर रहे थे वो क्या होती है, वो यही फंक्शंस होते हैं और यही जो उसमें ऑब्जेक्ट्स होते हैं यही यूज कर रहे होते हैं हम मेनली, और यही हमारे काम आती है। इसी तरह से तो यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज भी होगी आगे जाके, हमें कोई काम कराना है, हम बार बार तो एक क्वेरी नहीं लिखेंगे, बस उसको एक प्रोसीजर में सेव करा के कॉल करेंगे। तो इसी तरह से होगा। उसके अलावा एक सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन दिया गया था कि ये 10 और 50 का क्या मतलब है। तो 10-50 का ये मतलब है कि कितने कैरेक्टर्स अलाउ हैं। जैसे सर ने बोला कोई भी आके आपके अगर टेबल को एक्सेस कर लें, तो इसमें मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी तो ऐड हैं, क्योंकि मैंने उसको सिर्फ अलाउ कितना किया, अगर कोई अपने लालच में आके सिक्योरिटी यहाँ पे सॉरी सैलरी जो है वो इतनी ज्यादा कर ले, जैसे मैंने यहाँ पे ऐड की है, देखें कितने जीरो लगाए हैं, सही है, लालच में आके, लेकिन ये अलाउ नहीं करेगा। क्योंकि अगर एम्प्लॉयज की सैलरी अगर मैं सिर्फ 5 जीरो से ऊपर ना लगाऊं, ठीक है, यहाँ पे 5 कैरेक्टर तक ही मैं उसको वो दूं, अलावेंस दूं, तो वो ज्यादा नुकसान नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एरर आगे क्या है, आउट ऑफ रेंज वैल्यूज फॉर कॉलम इंक्रीज एट रो। तो ये आपके लाइक इस तरह के नुकसान से भी बचा सकता है। तो ऐसे ही बचा सकता है शाह। फिर एक देखें, यहीं पर एक चीज हमारे को आइडेंटिफाई हो गई ना यार। हमें साइबर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में सोचो, अगर फर्ज करो मेरा ये प्रोसीजर हैक हो गया, फर्ज करो यार, हाँ ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसको आप लोग जितने भी लोग बैठे हुए हो ना, इसको इस पर्सपेक्टिव में सोचा करो कि ये आपका मेन डेटा है। अगर ये किसी ने यहाँ पे किसी भी किस्म का ब्रीच अगर हो गया ना, तो आप लोग गए। आपका मेन चीज यही है, इसी के ऊपर तो आपकी वेबसाइट चल रही होगी, इसी पे के ऊपर तो आपकी एप्लीकेशन चल रही होगी भाई, इसी पे तो आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट चल रहे होंगे, इसी के ऊपर तो सारा आपका फाइनेंशियल सिस्टम चल रहा होगा, पेमेंट सिस्टम्स आपकी, अगर आप ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट बना रहे हो तो इसी तरह की तो सेंसिटिव कैलकुलेशंस कर रहे होगे। ठीक है, तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह अगली क्लास में बताऊंगा कि वो चीजें कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। पहली चीज तो इसमें ये प्रोटेक्शन लगनी चाहिए शाह भाई, कि आपके जी। प्रोग्राम में ये इफ और एल्स के चेक लगने चाहिए कि अगर कोई पैरामीटर फर्ज करो वो अपर बाउंड की वैल्यू दे भी रहा है 20,000, 20,000 या 2 लाख 20 करोड़ 20 अरब रुपए भी दे रहा है, वो बोल रहा है कि भाई ये आपके जो है ना वो सैलरी में ऐड हो जाए, तो यहाँ पे एक कंट्रोल ऐसा लगा हुआ होना चाहिए कि वहां इफ सबसे पहले चेक करे कि क्या जो इंक्रीमेंट आ रहा है क्या वो इस रेंज में आ रहा है, जो रेंज मैंने दी है वो रेंज पहले बता होनी चाहिए। अगर वो इस रेंज से आउट वैल्यू आ रही है तो ये वहीं रिजेक्ट होनी चाहिए। ये मेरे डेटाबेस को नहीं थ्रो करनी चाहिए कि जो उसकी पॉसिबल रेंज है उसने वहां तक उसको अलाउ कर दिया। भाई क्या मतलब, अगर फर्ज करो वो पॉसिबल रेंज के अंदर दे दे वैल्यू, मैंने तो ये इंक्रीमेंट बोला ही नहीं है, तो डेटाबेस तो कमिट करवा देगा उसको, डेटाबेस तो आगे पोस्ट करवा देगा उसको, डेटाबेस तो अलाउ कर देगा उसको। अभी आपका 20 करोड़ रोका है ना उसने, फर्ज करो आप 2 करोड़ इंक्रीमेंट दे देते तो 2 करोड़ तो इसके लिए अलाउेबल होती रेंज, वो तो उसको अलाउ कर दे नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे उस स्टोर्ड प्रोसीजर के अंदर ही इफ देन एल्स लगाकर इसको रोकना है। ठीक है, अच्छा अब वो कैसे लगाएंगे इफ देन एल्स, अब ये माई एसक्यूएल की स्टोर्ड प्रोसीजर प्रोग्रामिंग या इसको पीएलएसक्यूएल प्रोग्रामिंग कहते हैं। ठीक है, तो उसके थ्रू फिर आपको यहां पर रोकना पड़ेगा, यानी ऊपर ही शाह भाई ऊपर आए सर, ऊपर आए, ऊपर आए, मैं बताता हूं आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा। जब आपके पास नीचे आए, इसी प्रोसीजर में आए शाह भाई, इसी प्रोसीजर में आएंगे आप, प्रोसीजर के अंदर आएंगे। हाँ, यहीं पर आपने अपडेट से पहले एक इफ का चेक लगाना है। अपडेट से क्यूरी अपडेट की जो पहले ना, उससे पहले एक इफ का चेक लगाना है, जिसमें आपने जो इंक्रीमेंट आप देना चाह रहे हैं उसको इंश्योर करवाना है कि जी इससे ज्यादा अगर इंक्रीमेंट की वैल्यू आ रही है तो इसको रोक दो, वहीं पर इस प्रोग्राम को ही रोक दो उसी, और मैसेज दे दो कि इनवैलिड वैल्यू इनपुट हुई है। ठीक है, सिर्फ इफ इंक्रीज इज ग्रेटर देन, जो भी आपका इंक्रीज है, कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे सारे प्रोग्रामर हैं, उनको आप समझ में आ रहा होगा कि हाँ मैं क्या बात कह रहा हूं। मैं ये बात कह रहा हूं कि ये वैलिडेशन चेक्स आपने लगाने हैं। अगर आपने ये वैलिडेशन चेक नहीं लगाए तो आपकी एप्लीकेशन वल्नरेबल है, इसको कोई भी आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है। वो इनसाइडर भी हो सकता है, मेरी तरह और शाद की तरह कोई ऐसा प्रोग्रामर हो जिसको अंदर पता हो हाँ यार ये टेबल है और ये है और चलो भाई मैं जाके कर दूं, चलो भाई वो तो हो गया काम पर। ठीक है, तो ऐसा चीजों के लिए बड़ा केयरफुल और बड़े ट्रस्ट वर्ती लोग, बहुत सीनियर किस्म के लोग जिनके अंदर दो दो रोल्स में डिवाइड हुए हुए होते हैं, उनको ये टास्क दिया जाता है।
ये हर इंसान को ये टास्क नहीं दिया जाता, ठीक है। समझ आ गई साहब, समझ आ गई। वो हम सिर्फ एक्चुअली बस वो सेंटेक्स का वो है, वो सेंटेक्स अगर हम जब देख लेंगे कि इसमें PL/SQL की प्रोग्रामिंग कैसे होती है, स्टोर्ड प्रोसीजर की प्रोग्रामिंग कैसे होती है, डायनेमिक SQL कैसे लिखी जाती है, तो हम कर लेंगे। लेकिन अगर आप एल्गोरिथम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहो, लॉजिक बताना चाहो, वो उनको समझ आ गई है, बच्चों समझ आ गई है उनको, ये मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। वो भी बता देंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल हम जो है ना क्या करेंगे कि साहब, कल आप फ्री हैं ये जी बताएं। कल सिर्फ थ्योरी बतानी है हमने, जो कि ER मॉडलिंग बतानी है, डेटा मॉडलिंग करते कैसे हैं। अगर आपके पास बिजनेस केस आएगा जी तो आप कैसे बिजनेस केस से जो है ना वो चीजों को बनाएंगे। अच्छा, एक काम मैं ये कर सकता हूँ कि मैंने पूरा जो है ना उसके अंदर मैंने जो नोट्स हैं इसके बनाए, वो मैं नोट्स आपसे शेयर कर लेता हूँ। आप लोग कल नोट्स पढ़ लीजिएगा, अगर आपको फिर भी चीजें समझ में ना आए तो हम लोग बैठे में हम बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लास, ठीक है। जी सही। ओके, अभी टाइम असल में ईआर ज्यादा हो मॉडलिंग गया, का टॉपिक लंबा हो जाएगा वो। सही सही। क्या कह रहे हैं? ईआर मॉडलिंग तो समझा रहे कि कोई ऐसी चीज है कि डेटाबेस को बनाने से पहले उसका एक नक्शा खींचा जाता है, सही, कि हम डेटाबेस कैसे कैसे बनाएंगे। तो हमारे पास एक ब्लूप्रिंट आ जाता है कि किस तरह से हम डेटाबेस बनाएंगे, और मुख्तलिफ टेबल्स के बीच में रिलेशन किस तरह से होंगे। तो ईआर मॉडलिंग ये होती है, और विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है आपके डेटाबेस की। तो यही है, और उसमें कुछ मुश्किल नहीं है। नहीं, इसमें ये बताने की जरूरत है साहब, ये बताने की जरूरत है हमें कि जी देखें, आपको क्लाइंट क्या देगा। क्लाइंट आपको डेटाबेस नहीं देगा बनाकर, क्लाइंट आपको टेबल्स बना के नहीं देगा, क्लाइंट आपको ये स्टोर्ड प्रोसीजर, ये व्यूज बना के नहीं देगा। क्लाइंट आपको बिजनेस स्टेटमेंट देगा, आपको बिजनेस केस देगा। उस केस को पढ़कर, बिजनेस केस को पढ़कर, उस सिनेरियो को पढ़कर आपने ER डायग्राम बनानी है, यानी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनानी है, उसकी मॉडलिंग करनी है। ER मॉडलिंग, इसको डेटा मॉडलिंग भी कहा जाता है। और जब आप डेटा मॉडलिंग कर लेंगे तो डेटा मॉडलिंग जैसे ही हम करते हैं उसी से हमारे टेबल्स निकलते हैं, उसी में से हमारे टेबल्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं। फिर वो टेबल्स हम आकर डेटाबेस में क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल। चीज, ये चीज, जी जी, हाँ, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो ER मॉडलिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन करेंगे, क्लाइंट आपको एक बिजनेस केस देगा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट केस आप मॉडल डेवलप करेंगे। जैसे आपको अगर बिजनेस केस दिया जाता है, आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में प्रोग्रामिंग में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की जब हमने एनालिसिस और डिजाइनिंग की थी उसमें आपने क्लासेस आइडेंटिफाई की थी, तो जो नाउन्स होंगे वो टेबल्स होंगे, और उन नाउन्स की जो एट्रीब्यूट्स होंगे, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, वो हमारे कॉलम्स बन जाएंगे टेबल के, ठीक है। एग्जैक्टली बिल्कुल ऊप की तरह है, ठीक है। तो जो नाउन्स होंगे वो हमारे टेबल्स हो जाएंगे, जिस तरह नाउन्स वहां पे क्लासेस थी, यहां पर टेबल्स बन जाएंगे। जिस तरह वहां पर एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडजेक्टिव्स जो थे वो क्लास की प्रॉपर्टीज थी, यहां पर वो टेबल के कॉलम बन जाएंगे। जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो यहां पर टेबल के कॉलम बन जाएंगे। जैसे सैलरी का कॉलम हो गया, जैसे फर्स्ट नेम हो गया, जैसे लास्ट नेम हो गया, एम्प्लॉय नाउन हो गया, ये टेबल हो गया, ठीक है। फिर जो बिहेवियर हैं, जो मेथड्स हैं, जैसे कि कैलकुलेट सैलरी हो गया, जैसे इंसर्ट हो गया, जैसे अपडेट हो गया, जैसे डिलीट हो गया, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, ये हमारे क्यूरी ऑपरेशंस बन जाएंगे, टेबल ऑपरेशंस बन जाएंगे। या अगर हम क्लास की फॉर्म में कहें तो ये क्लास के मेथड्स बन जाएंगे। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पूरी की पूरी मैप हो जाएगी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स में, या ER में मैप हो जाएगी, एंटिटी रिलेशनशिप में मैप हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है। नेक्स्ट क्लास जो है वो मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये चीजें कराएंगे भी, और आपको बिजनेस केस भी देंगे, यानी कि 4 या 5 केस हम आपको देंगे। एक होगा जनाब स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का, आपको बिजनेस केस देंगे, आपने खुद पूरी डेटाबेस उसमें से क्रिएट करनी है, बिजनेस केस को पढ़ के एंटिटीज आइडेंटिफाई करनी है, रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करनी है, एंड देन उसको क्रिएट करना है डेटाबेस को MySQL के अंदर। आपको रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम देंगे, आपको ऑनलाइन ई-कॉमर्स क्लोथ बेस्ड शॉप सिस्टम देंगे, ठीक है। आपको इस तरह के 3-4 हम सिनेरियोज दे देंगे। एक सिनेरियो करके दिखाएंगे, बना के दिखाएंगे, अंदर इनपुट करके दिखाएंगे डेटाबेस में कि भाई ये कैसे बन रहा है, कैसे टेबल क्रिएट होंगे, कैसे ये चीजें क्रिएट होंगी। बिजनेस केस को मैंने पढ़ लिया, ठीक है, ये हो गया, मेरे को समझ में आ गया, अब मैं इसकी चीजें क्रिएट करना शुरू हो जाऊंगा, ठीक है। तो फिर मैं बता रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी अब जो इसके बाद क्लास होगी, ठीक है, वो होपफुली हमारी लास्ट क्लास होगी डेटाबेस प्रोग्रामिंग की, या डेटाबेस से रिलेटेड, जिसमें कि हम लास्ट टॉपिक जो कि हमारी एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग, ER मॉडलिंग है, वो हम करें, ठीक है। साहब और कोई चीज समझानी है आपने तो बताइए प्लीज।
मैंने क्लास का कोड और इसकी पीडीएफ का मैंने फाइल शेयर कर दी आप लोगों के साथ। उसके अलावा फर्स्ट इसको एक जो क्लास है हमारी एसक्यूएल की, उसकी लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ। तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। शहाब मैं इनसे ट्यूटोरियल भी शेयर कर लेता हूँ, जो ट्यूटोरियल हमने रेडी किया है ना वो भी इनसे मैं शेयर कर लेता हूँ, जो नोट्स हमने बनाए ना वो नोट भी शेयर कर लेता हूँ, ताकि ये उसको पढ़ के भी अब इनको समझ में आ जाएंगी चीजें, जो चीजें हमने एक्सप्लेन कर दी है ना, बता दी, उसको पढ़ के भी कई चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, जी। ठीक है तो जी, ठीक। ये इसका लिंक है, ठीक है, मैं दे रहा हूँ आपको यहाँ पर। अगर चैट फिर में भी किसी को कुछ देखें। चीज समझ में ना आए, अगर किसी को फिर भी कोई चीज समझ में ना आए तो प्लीज आप लोग हमसे पूछ लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। ठीक है, जी। ठीक है शहाब, तो एंड करते हैं क्लास को। अब कोई वो नहीं है तो ठीक है, थैंक यू। आप रिकॉर्डिंग लोग स्टॉप कर लेते